जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं अवल साहब? प्रदीप जी नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार सर, प्रणाम बहुत बहुत सर। आशीर्वाद। नमस्ते कैसे हैं? बिग लगाने जा रहे हैं सर नमस्ते सर। कैसे हैं आप? अच्छा देखिए, पहले तो आप लोगों को ये बताना था कि ये नमस्ते जो सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं शेषर साहब? ठीक है सर। अच्छा देखिए, नमस्ते सर। नमस्ते जी। अच्छा ऐसा है कि जो दृश्यकांड है उसकी हमारी थर्ड क्लास है। ये डिविजनल चार्ट प्रणाम में सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं शीतल? अपना वीडियो ऑन कर लें। तो जैसे दृश्यकांड की डिकेनेट की हमारी आज तीसरी क्लास है हाँ सर। और डिकेनेट की हमारी 4 क्लासेस मैं लूंगा। उसका कारण है, मैंने आप लोगों को बताया था कि षडवर्ग के अंदर डिकेनेट को थर्ड प्रायोरिटाइज किया गया है। राशि चार्ट को 6 विश्वा बल है और नवमांशा को 5 है और दृश्यकांड को 4 विश्वा बल है। नमस्कार रत्ना जी, कैसी हैं आप? अच्छा देखिए, इसीलिए हम दृश्यकांड चार्ट पे थोड़ा समय ज्यादा नमस्कार कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है। अच्छा नमस्कार सर। ओ रंजना जी, क्या हाल है? अच्छा देखिए, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो दृश्यकांड चार्ट है उसे आप तो जानते हैं, राशि चार्ट को 6 विश्वा बल है आउट ऑफ 20 विंशोपाक बल में से, और नवमांश को 5 है और दृश्यकांड को 4 दिया है। तो इनका टोटल जो है 6 5 11 और 4 15। तो आउट ऑफ 20 चूंकि 15 पॉइंट्स हैव बीन एलोकेटेड टू 3 चार्ट्स। एक तो D1 चार्ट है, नेटल चार्ट, दूसरा आपका नवमांशा और तीसरा दृश्यकांड। और दृश्यकांड के ऊपर जो मेरा अपना अनुभव है उसके बारे में बहुत कम ज्योतिषियों को ज्ञान है। उस पर बहुत कम मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है। उसमें क्लासिकल्स में ही मटेरियल ज़्यादा है। कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने, मॉडर्न राइटर्स ने काफ़ी कम लिखा है। तो इस वजह से दृश्यकांड को मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में करा रहा हूँ। प्रत्येक डिविजनल चार्ट पे इतनी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा हमें दशमांशा पे पड़ेगी। बाकी जो डिविजनल चार्ट है उन पे इतना समय लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दृश्यकांड में क्या है कि सारा दृश्यकांड को दृक्कान भी कहते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल वो है दृश्यकान है, क्योंकि दृश्य का मतलब है व्हाट इज एपरेंट एंड हिडन, जो दिखाई पड़े, और कान का मतलब होता है कोना या त्रिकोण। इट इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। एक तो है दृश्य का मतलब है जो दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। ज्योतिष में उसी चीज से उसका होना और उसका ना होना। तो दृश्यकांड चार्ट के द्वारा चूंकि हमें हर वो चीज जो व्यक्ति के बारे में एपरेंट है, यानी कि जो संसार को मालूम है, और जो चीजें उसके हिडन है, जैसे कहने का मतलब है कि आप जानते हैं, और इसके अंदर क्या है कि एक्रोनिम्स की तरह से छोटे छोटे से शब्द हैं, उसके बड़े लंबे इंटरप्रिटेशन हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए उन शब्दों को समझना होगा। अगर आप उन शब्दों को समझ जाएंगे तो उन शब्दों का बड़ा लंबा इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन भी आपको धीरे धीरे अनुभव के साथ में याद होने लगेगा। जैसे कहने का मतलब है कि उन्होंने कह दिया कि जो प्रथम दृश्यकांड है नारद दृश्यकांड है। अब नारद दृश्यकांड होते ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति नारायण नारायण कहता हुआ, प्रभु के हर समय जो है गुणगान करता हुआ, ऐसा आदमी भ्रमणशील है। वो पृथ्वी लोक से मृत्युलोक और स्वर्गलोक की यात्राएं करता है। तो ऐसा आदमी ट्रैवलर प्रवृत्ति का है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि नारद जी की बड़े विद्वान थे, लर्नेड व्यक्ति थे, तपस्वी थे, फेथ इन गॉड उनका बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ी चुगलखोरी भी करते थे। तो ऐसा आदमी थोड़ा बैक बाइटिंग भी करेगा। तो आपको चीजों को ना समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा कि दृश्यकांड में क्या वजह है कि मॉडर्न राइटर्स ने कम से कम लिखा है, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स इसमें 12 डीपर नहीं करते।
उसका कारण है कि उनको उसकी समझ नहीं हो पाई है। और उसकी समझ क्या है? उनके गुण शब्दों का ही इंटरप्रिटेशन इसकी समझ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दृश्यकांड का मतलब है दृश्य का मतलब है जो दिखाई पड़े, जो अपेरेंट है या हिडन है, जो जो दृष्टिगोचर है। और कान जो है वो कोने के लिए बना है, क्योंकि इट्स अ ट्राइनल, ये बनता ही ट्राइनल हाउसेस से है, त्रिकोणों से बनता है। तो इसलिए दृश्य कान इसको बोला जाता है, या इसको ड्रैकन भी बोलते हैं, लेकिन क्लासिकल्स में इसको दृश्य कान बोला जाता है और इंग्लिश में इसको डिकेनेट बोलते हैं। इस पे हमने समय इसीलिए लगाया है क्योंकि अगर आप इस चार्ट को समझ गए एक बार, तो आपके लिए बहुत सी गूढ़, अब ये क्या है, क्या चीज नहीं दिखाई पड़ती। अब किसी का जो है दृश्यकांड अगर दुर्भाषा का है, तो वो व्यक्ति जो है, हो सकता है कि आपको आपके साथ में इंटरफेस में वो व्यक्ति ना दिखाई पड़े इस तरीके से गुस्से वाला, लेकिन आप जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कैसे थे, एक सर्टेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को चाहते थे। अगर जरा सा भी कोई भी उसमें डिविएशन होता था तो दुर्वासा ऋषि जो है श्राप दे देते थे, गुस्से हो जाते थे। दुर्वासा ऋषि जो है बहुत हाईली डिसिप्लिन थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे, लेकिन अपने ही टर्म्स पे मेहनत करते थे, अपने टर्म्स पे लाइफ को लीड करते थे। उन्होंने कभी दूसरों की कन्वीनियंस को नहीं देखा। अभी जो हिडन फैक्ट है उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, वो दृश्यकांड आपको बता रहा है कि किस दृश्यकांड में, उसी से आप समझ जाते हैं। बट टाइम रेक्टिफिकेशन में ये जो चार्ट है बहुत ज्यादा, हाँ सीमा जी नमस्कार। तो बर्थ चार्ट में आपको ये ना बहुत ज्यादा हिडन चीजें व्यक्ति के बारे में बताता है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो भी दृश्यकांड का, मैंने आपको बताया दृश्यकांड की सारी इंटरप्रिटेशन जो है क्लासिफिकेशंस के साथ है। तो जिस क्लासिफिकेशन की मैं आज बात करने जा रहा हूं, ये आपके लिए दृश्यकांड को के द्वारा बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन करने में आपको बहुत आसानी देगा। साथ में दृश्यकांड से आपको जो चीजें कैरियर काउंसलिंग के लिए आप किसी आदमी को, या जीवन जीने के लिए, व्यर्थ का जीवन ना जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए किस तरह की चीजें आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, वो इससे आपको पता चलेगा। तो आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है कि दृश्यकांड का, किसी भी राशि का जो पहला दृश्यकांड होता है वो दृश्यकांड कर्म दृश्यकांड माना जाता है। ये कर्म दृश्यकांड क्या है? ये कहा जाता है, ऋषि पाराशर ने लिखा है, ये कर्म दृश्यकांड ऐसे कर्माज हैं जो आप अच्छे डायरेक्शन में आपने पिछले जीवनों में जिए हैं, लेकिन आपके ये आज बोझ क्यों बन गए? क्योंकि आज ये कर्मा दृश्यकांड आप अनफिनिश्ड रूप में छोड़ के आए हैं। और इस वजह से क्या होता है, ये कर्मा दृश्यकांड का एक बैलेंस आपके साथ में लगा हुआ है। देखिए मैं देख रहा, मुझे थोड़ा धीरे ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा मम स्वेल कर गए हैं और पिछले 3-4 दिन से मुझे बुखार आ गया था, तो इसलिए अच्छा देखिए, जो कर्मा दृश्यकांड है, वो कर्मा दृश्यकांड में क्या है कि ये हमारे पूर्व कई जन्मों के अनफिनिश्ड वर्क्स हैं, और अनफिनिश्ड वर्क्स होने की वजह से, लेकिन हम उनकी डायरेक्शंस में हमने पूर्व जन्मों में काम किया है, वो एक बैलेंस को हमारे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो हमारा एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये पहली बात ये समझिए कि जो भी ग्रह जिस भी राशि में प्रथम दृश्यकांड का है, या प्रथम दृश्यकांड का जो दृश्यकांड को जो कहा जाता है वो कर्म दृश्यकांड कहा जाता है, और दूसरे दृश्यकांड को भोग दृश्यकांड कहा जाता है। ये जो भोग दृश्यकांड है, ये हमारे गुड कर्मास का एक अच्छा बैलेंस है जो कि हम अपने कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस लाइफ में। और जो ग्रह हमारा भोग दृश्यकांड के अंदर में है, उस ग्रह के संबंधित उसके कारकत्वों, उसके भावों की प्लेसमेंट, उसके भावों की जो डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट, उनके उसके राशिनाथ की प्लेसमेंट, इन सब के बारे में ये हमारे जीवन में अच्छे भोगों को दिखाता है। मतलब ये हमने जीवन के अंदर, हम इनमें कोई कार्य करें ना करें, ये हमें भोग देगा ही देगा। और तीसरा जो दृश्यकांड होता है किसी भी साइन का, थर्ड दृश्यकांड, उसे नाश दृश्यकांड कहते हैं। अब पहली बात, पहले हम आते हैं कर्मा दृश्यकांड पे। कर्मा दृश्यकांड में क्या है कि कभी कभी आपके नैसर्गिक पापी ग्रह भी कर्मा दृश्यकांड के होते हैं।
तो अब आपको उनको जो है लुक आफ्टर करना होता है कि आप उनके नेगेटिव सिग्निफिकेशंस की तरफ ना जाएं। जैसे कि मंगल अगर आपके कर्म दृष्टिकांड का है तो ये स्टेमिना का, जिमिंग का, स्पोर्ट्स का, अच्छे शारीरिक सुख का प्लेनेट है। लेकिन इसका नेगेटिविटी क्या है? अगर आप इस जन्म में गुस्सा ज्यादा करें, एग्रेसिव ज्यादा हूं, वायलेंट ज्यादा हूं, आप लोगों के साथ झगड़ा करें, बहसबाजी करें, तो फिर ये मंगल जो है ये खराब हो जाएगी, इसकी प्रकृति ही खराब होने लगेगी। तो अब आपको क्या करना है कि आपने इसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस को ही प्रमोट करना है, जिनमें पॉजिटिव सिग्निफिकेशन ये है कि ये लोगों के राइट्स के लिए लड़ेगा, ये जिमिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ये लोगों के साथ में लॉयल्टी, फेथफुलनेस दिखाएगा, लोगों को हेल्प करेगा, मैनुअल हेल्प करेगा, क्योंकि ये मैनुअल लेबर एंड स्टेमिना का प्लेनेट है। अब इसी प्रकार से शनि किसी का जो कि नैसर्गिक पापी ग्रह है, ये कर्मा दृष्टिकांड का है, तो यानी कि शनि के क्षेत्र में कार्य करता हुआ वो व्यक्ति मेहनत के द्वारा उसके फलित को प्राप्त होगा। लेकिन शनि की जो नेगेटिविटी है कि उसका आलस्य है, उसका प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी आज की चीज को कल पे टालने की आदत, या शनि का एडिक्शंस है, या शनि का जो है वो पेसिमिज्म है, मतलब एक तरह से निराशावादी जो उसका आउटलुक है। अगर उन चीजों को आप बच सकें तो आपका ये शनि कर्मा दृष्टिकांड के रूप में पूर्ण रूप से फलित होगा। इसके अलावा आप देखिए, चंद्रमा अगर पक्ष बलहीन है, क्षीण चंद्रमा है, तो भी नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है। जैसे अमावस्या का चंद्रमा या सूर्य से 72 डिग्री से कम दूरी का चंद्रमा जो है वो पक्ष बलहीन माना जाता है। अब चंद्रमा की नेगेटिविटी क्या है? नैगिंग हैबिट, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलना, किसी भी तरह से अपने आप को कन्फाइन रखना, डिप्रेशन में रहना, या चंद्रमा की नेगेटिविटी है डिप्रेशन में रहना। इसके अलावा इंट्रोवर्टिज्म, सोशलाइज नहीं करना, लोगों के साथ में मित्रवत नहीं रहना। चंद्रमा का अच्छा सिग्निफिकेशन है प्रसन्नता, खुशी, उल्लास, हंसी खुशी, उसको नहीं बांटना लोगों के साथ। अपने आप को ककून या शेल के अंदर कन्फाइन रखना, यानी अपने घर में एक कमरे में ही अपने आप को कैद रखना। चंद्रमा का एक अच्छा सिग्निफिकेशन को ना उदित करना। चंद्रमा जो है साफ सफाई के प्लेनेट माने जाते हैं। प्रतिदिन बाथ नहीं लेना, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन अप ना करना। तो इसमें क्या है, ये जो दूषित कार्य करने से चंद्रमा के, जो चंद्रमा आपका कर्म दृष्टिकांड का है, जिसने आपको चंद्रमा के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम देना है और जिंदगी को बहुत फलीभूत करना है, वो चंद्रमा आपका दूषित हो जाएगा। अब जो दूसरा दृष्टिकांड है भोग दृष्टिकांड, इसमें आपको इस ग्रह को आपको उठाने की जरूरत थोड़ा सा करने से क्या है कि अगर आप जिंदगी के अंदर किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जो कर्मा के बैलेंस को आप लेके आए हैं, उसी बैलेंस से संबंधित जो ग्रह है, जो कि सेकंड दृष्टिकांड का भोग दृष्टिकांड का ग्रह है, उस ग्रह को आपने बहुत अच्छा करना है। और उसको अच्छा करने के लिए वैदिक मंत्र हो गए, उस देवता की आराधना हो गई, उसके जेम स्टोन्स हो गए। आप भोग दृष्टिकांड के प्लैनेट के जेम स्टोन्स विदाउट लुकिंग एट द फंक्शनल नेचर ऑफ द प्लैनेट आप उसको पहन सकते हैं। आपको कुंडली में देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो दुख स्थानों का स्वामी है, या वो त्रिकोणों का स्वामी है, या वो लगन का स्वामी है। अधिकांशतः आप देखते हैं जेम स्टोन्स लोगों को पहनाए जाते हैं, वो या तो लगन के होते हैं, या उसके त्रिकोणों के होते हैं, या केंद्र बली ग्रहों के होते हैं। जो ग्रह केंद्र में बैठ के केंद्र का बल हासिल करते हैं उनके होते हैं। लेकिन लोग जो है दुख स्थानों के लॉर्ड्स के नहीं पहनाते ग्रह, लेकिन यहाँ नहीं है। अर्णव मल्होत्रा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, तो ये जो है आपने क्या करना है, भोग दृष्टिकांड के आप ग्रहों के जेम स्टोन्स आप बिना सोचे समझे आप व्यक्ति को पहना सकते हैं। उसको भोग ही भोग मिलना है उस ग्रह से, और वो एनहांस होगा उसके स्टोन्स पहन के। अब तीसरा दृष्टिकांड है नाश दृष्टिकांड। ये विलोम क्रिया को मांगता है, क्योंकि ये किसी भी राशि का में बैठे हुए ग्रह का तीसरा दृष्टिकांड है। तीसरे दृष्टिकांड को चूंकि नाश दृष्टिकांड कहा जाता है, इसका ग्रह आपका विलोम क्रिया किस तरह से मांगेगा, इसके देवता की अर्चना, पूजा, दान, उपवास, तीर्थ यात्राएं। अब जैसे मंगल सपोज किसी का नाश दृष्टिकांड का है,
तीसरे देशकांड का है, तो उसे लॉर्ड हनुमान मतलब भगवान हनुमान के मंदिर में जाके मंगलवार का उपवास रख के हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी को जो है दान पुण्य वहां पे करके, जो वहां बैठे होते हैं उनको दान दे के, ब्राह्मणों को दान दे के, हनुमान चालीसा पढ़ के, इस तरीके से उसने उसको देशकांड को विलोम क्रिया से निकलेगा वो। अब शनि का सपोज है, शनि अगर उसके नाश देशकांड का है तीसरे देशकांड का, तो शनि के मंदिर में दान करेगा, या वो तिरुपति बालाजी में जाके दान करेगा जिनके अधीनस्थ शनि राहु केतु माने जाते हैं। अब सपोजिंग किसी का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, पक्षबलहीन है, उसके लिए उसे दुर्गा जी के मंदिर में जाने की आवश्यकता है अगर वो नाश देशकांड का है, और दुर्गा जी के जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा पाठ की आवश्यकता है। अब किसी का जो है शुक्र अगर नाश देशकांड का है तो उसे लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है, अर्गला स्तोत्र वगैरह पढ़ना है, उसे जो है लक्ष्मी जी का शुक्रवार का फास्ट करना है, जैसे वैभव लक्ष्मी का फास्ट होता है। इसी प्रकार से वो जितना दान पुण्य करेगा, खीर का, इन सब का, मीठी चीजों का, चावल का, चीनी का और घी का, इन दानों से शुक्र बलवान होगा। अब सपोजिंग किसी का बुध अगर तीसरे देशकांड का है तो वो गणेश जी की उपासना करे, या गौशाला में सेवा दे, या गणेश जी के अलावा दुर्गा जी की भी बुध के लिए अर्चना उपासना मानी जाती है, तो बुध को भी बलवान करते हैं। अब आपका किसी का सूर्य का सपोज नाश देशकांड का सूर्य है, तो सूर्य की उपासना करना, सूर्य नमस्कार करना, और इतवार को जो है जाके दान देना, चाहे इतवार को आदमी मंदिर में दान दे, मस्जिद में दे, चर्च में दे, गुरुद्वारे में दे, कहीं भी दे, जिस धर्म का है उस धर्म का, वहां जाके वो धन का दान दे या चीजों का दान दे और खाने पीने की चीजों का दान दे, तो बहुत अच्छे उसको प्रभाव मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी ग्रहों के नाश देशकांड में होने पे, अब ये राहु और केतु बचे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। नमस्ते नवीन जी। तो राहु केतु को भी मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु के लिए लोग जो है काल भैरव अष्टकम वगैरह पढ़ते हैं। काल भैरव अष्टकम आप लोगों ने, मतलब जिसका भी नाश देशकांड का राहु और केतु है, जो कि कार्सिनोविक माना जाता है, मैलिग्नेंसी का कारक माना जाता है नाश देशकांड का होने पर, उसमें आप पूजा करेंगे काल भैरव की। इतवार के दिन आप जो है, हाँ इसमें एसेंडेंट को भी देखते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा नवीन जी, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो बहरहाल जो काल भैरव अष्टकम पढ़ना है, इतवार को जो है भैरव के मंदिर में जाके आपने दान करना है, गुरुद्वारे में आप जो है कड़ा प्रसाद का दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप राहु को केतु की अर्चना पूजा से उसे नाश देशकांड से विलोम क्रिया के रूप में निकल के आ सकते हैं, ताकि वो आपको जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी तरह का दुख ना दे सके। तो आप ये समझ गए हैं, तो मैं आपके सामने एक हॉरोस्कोप दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर इस हॉरोस्कोप में जैसे आपको, ताकि ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से कर्म देशकांड, भोग देशकांड और नाश देशकांड को देखा जाता है। तो ये हॉरोस्कोप एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की है। इनकी जन्म की तिथि है 14 अगस्त 1951, 20:30, और ये पैदा हुए थे ये झांसी में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश, नोट कर लीजिए। 14 अगस्त 1951, 20:30, उत्तर प्रदेश, झांसी। ये डायरेक्टर जनरल पुलिस की है, जिसमें आप देखें इनके ग्रहों की स्थितियों को आप देखेंगे। इसमें इनका राहु जो है वो दूसरे देशकांड का है और केतु भी दूसरे देशकांड का है। तो दूसरा देशकांड क्या होता है? पहला देशकांड 10 डिग्री पे खत्म हो जाता है, 0 से 10 डिग्रीज। दूसरा देशकांड 10 डिग्री से 20 डिग्री तक रहता है, और तीसरा जो देशकांड होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री का होता है। तो आप इनके राहु और केतु देखिए दूसरे देशकांड के हैं और फिक्स साइन में है। तो ये इनकी इसमें आपको इसमें दशा दिखाई पड़ेगी।
ये इनकी राहु की जो महादशा शुरू हुई थी वो आप देख रहे हैं 18 सितंबर 1979 में हुई थी, और इनका सिलेक्शन आईपीएस में 1991 के बैच में हुआ है। यानी कहने का मतलब है उसकी तैयारी इनकी एक फोकस स्टडी इनकी 79 से प्रारंभ हो गई होगी। ये राहु की 18 साल की जो महादशा इनकी थी, भोग दृष्कांड में होने की वजह से एक गरीब शिक्षक के परिवार से निकलकर ये काफी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति बने और डायरेक्टर जनरल के लेवल पे पहुंचे। लेकिन जब इनका आप गुरु देखें तो गुरु इनका तीसरे दृष्कांड का है और चंद्र भी तीसरे दृष्कांड का है, जो कि नाश दृष्कांड का है। और लगन पे चूंकि गुरु बैठा है तो इस नाश दृष्कांड का होने की वजह से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। टोटल जो ऑफिसर का वेट है वो 56-58 के बीच में है, यानी काफी दुबले पतले हैं। इस दुबले पतले होने का जो कारण है वो उनके जुपिटर जो है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव कैनाल को बताता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बताता है। उसकी गड़बड़ियों की वजह से इनके स्वास्थ्य की हानि भी है। इसी प्रकार से चंद्रमा के नाश के दृष्कांड में होकर और दसम भाव पर बैठकर इसने क्या नुकसान दिया कि इनको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स वगैरह हुए, और सरकार के जो प्रतिनिधि थे यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उनके द्वारा कभी कभी प्रताड़ना हुई कई बार, क्योंकि एस्ट्यूट ऑनेस्ट ऑफिसर थे। उसकी वजह से बात ना मानने की वजह से एमपीज की, एमएलएस की, रूलिंग पार्टी के, तो कई बार इनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप देखिए कि इनका जो लगन है वो लगन प्रथम दृष्कांड का है, यानी कि ये कर्म दृष्कांड का है। और इनका मंगल आप देखें 4 डिग्री 21 मिनट पर इनका मंगल भी कर्म दृष्कांड का है। और मंगल नीच का है लेकिन अपने उच्च नाथ के साथ बैठा है, मतलब सूर्य जो है वो मंगल की राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए मंगल के उच्चनाथ कहे जाते हैं। मंगल के अपने उच्चनाथ के साथ बैठने की वजह से मंगल का नीचभंग राजयोग हो जाता है। मंगल का नीचभंग राजयोग इनकी कुंडली में दूसरे तरीके से भी होता है। मंगल की का जो राशिनाथ उच्च का जो राशिनाथ है, मकर में मंगल उच्च के होते हैं, तो उच्च के राशिनाथ मकर के स्वामी शनि हुए, चंद्रमा से केंद्र में है। तो ये इसका दूसरा ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन हो जाता है, यानी कि इनका जो नीच का भंग हो जाता है दूसरे तरीके से भी चंद्रमा और शनि के द्वारा। इसमें कहा जाता है जो ग्रह नीच भंग करते हैं किसी ग्रह का, तो वो ग्रह और उसकी शैडोई प्लैनेट जो उसका नीच भंग कर रहा है वो दोनों ही बहुत अच्छे प्रभाव दिखाते हैं। तो मंगल का नीच भंग जो है सूर्य से हो रहा है, तो सरकार में पद दिया इनको। मंगल का हो रहा था नीच भंग, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट दिया। मंगल का नीच भंग शनि और चंद्रमा से हो रहा है, चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट के कारक हैं और शनि जो है वो टीडीएस जॉब्स के कारक हैं, यानी इस तरह के पुलिस और रेलवे डिपार्टमेंट इस तरह के जॉब्स के कारक होते हैं। तो इनको ये कर्म दृष्कांड के इनके 3 हैं। एक शनि भी इनके कर्म दृष्कांड के हैं जो कि पहले दृष्कांड के 6 डिग्री 55 मिनट। मंगल इनके 4 डिग्री 21 मिनट के हैं, ये भी कर्मा दृष्कांड के हैं, और असेंडेंट भी कर्मा दृष्कांड के हैं। तो ये कर्म दृष्कांड के जो ग्रह हैं मंगल और शनि के और लगन के कर्म दृष्कांड के होने की वजह से इनको जॉब हमेशा बहुत टीडियस जॉब मिला, काफी कठोर जॉब मिला। हाँ, ये लब्ध प्रतिष्ठित और बड़े मर्यादित व्यक्ति थे, क्योंकि ये इनका लगन नारद दृष्कांड का है, तो काफी विद्वान व्यक्ति और साथ में बहुत ही मोहिल स्वभाव के, मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कर्म दृष्कांड के मंगल, शनि और लगन के होने की वजह से थ्रू आउट अपने स्टेट के अंदर ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ रहे काफी लंबे समय तक। लेकिन इनके साथ में एक अच्छी बात भी थी कि एक दूसरा जो इसका नियम होता है, चलिए मैं आपको पहली बात आप समझ गए होंगे कि जो नाश दृष्कांड का गुरु के होने की वजह से इनको ये नुकसान हुआ है कि इनके स्वास्थ्य का और पत्नी के स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है। सूर्य भी इनके नाश दृष्कांड में चले जाते हैं, और चूंकि वो छठे हाउस के हैं लॉर्ड,
तो छठे हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इनको कई बार अपने मातहतों से इनसबॉर्डिनेशन, उसी प्रकार से जो ये पॉलिटिकल लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से इनको नौकरी के अंदर दिक्कतें वगैरह भी रही। लेकिन इसमें एक ओवरराइडिंग फीचर भी है। इसमें आप जानते हैं पहले मैं इसको स्टॉप शेयर करके आपको समझाता हूं। इसका एक और नियम है, वो है आपको कुछ एक्रोनिम्स याद करने पड़ेंगे। एक्रोनिम होते हैं जो जैसे शॉर्ट फॉर्म में आप कोई चीज लिख लेते हैं, तो उसको लिखने से आपको वो चीज पूरी पूरी याद हो जाती है। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट याद करते हैं, आपको याद रखना है MDH। आप जानते हैं MDH महासियान दी हट्टी के मसाले वाले थे, जिनके गुलाटी धर्मपाल गुलाटी जी की दिसंबर में 90 साल से ऊपर हो गए, 95 97 कुछ ऐसे ईयर में उनके उम्र में उनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 2020 में। काफी उम्र दराज होके वो, और MDH इस समय करीब 2000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है मसाले की कंपनी। आप MDH एक एक्रोनिम बनाइए। अब फर्क यह है कि MDH की जगह आप F कर दीजिए, इससे याद करने में आपको आसानी होगी। आपको ये मालूम है कि मूवेबल साइंस के बाद में फिक्स साइंस आते हैं। मूवेबल साइंस कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 एंड 10। और फिक्स साइन में एक एक आप जोड़ते जाएंगे, तो फिक्स साइन हो जाएंगे 1 के बाद 2, 5, 8, 11। 1, 4, 7, 10 मूवेबल साइंस है। मूवेबल के बाद में फिक्स साइंस आते हैं 2, 5, 8, 11। उसके बाद आते हैं ड्यूअल साइंस, यानी कि 3, 6, 9, 12। अब MDF आपने लिख, MDH की जगह आपने MDF याद कर लिया। जब भी मूवेबल साइंस से कोई चीज शुरू होगी तो मूवेबल के बाद वो फिक्स पे आएगी, फिर उसके बाद ड्यूअल पे आएगी। अगर ड्यूअल से शुरू होगी तो ड्यूअल के बाद फिर मूवेबल आएगा, फिर फिक्स आएगा। अगर फिक्स से शुरू होगी तो फिक्स के बाद ड्यूअल आएगा, ड्यूअल के बाद मूवेबल आएगा। ये आपको याद है कि हमेशा जो है मूवेबल के बाद में फिक्स्ड आता है, फिक्स के बाद ड्यूअल आता है, ड्यूअल के फिर बाद मूवेबल आता है, फिर फिक्स्ड आता है, फिर ड्यूअल आता है। तो आपने M से देखना है। तो इसमें क्या होता है, जो इसे हम कहते हैं सात्विक दृश्यकांड। जो सात्विक दृश्यकांड जो होते हैं, मूवेबल साइन का पहला दृश्यकांड होता है। ये MDH में, MDF में M से शुरुआत हो रही है सात्विक दृश्यकांड की। मूवेबल साइंस का पहला दृश्यकांड सात्विक होता है, मूवेबल के बाद आएगा फिक्स्ड। फिक्स साइंस का दूसरा दृश्यकांड सात्विक दृश्यकांड होता है, उसके बाद ड्यूअल आता है, ड्यूअल का तीसरा दृश्यकांड सात्विक दृश्यकांड होता है। अब ये बात को आपने दिमाग में सीमेंट कर लेना है कि ये एक्रोनिम जो हम निकाल रहे हैं, ये महासियान दी हट्टी मसाले वालों के नाम से MDH से निकाल रहे हैं। H रिप्लेस हो रहा है F से। मूवेबल साइन के बाद में फिक्स साइंस आते हैं, फिक्स के बाद ड्यूअल साइन आते हैं। तो जो पहला वाला सात्विक दृश्यकांड है वो M से शुरू होता है। M का मतलब मूवेबल से शुरू होता है। मूवेबल राशियां जो है 1, 4, 7 एंड 10 है। एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन है। इसका पहला दृश्यकांड सात्विक दृश्यकांड है। इसके बाद जो फिक्स साइंस है 2, 5, 8, 11, यानी कि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इसका दूसरा दृश्यकांड सात्विक दृश्यकांड है। और जो ड्यूअल साइंस है वो 3, 6, 9, 12, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इसका तीसरा दृश्यकांड सात्विक दृश्यकांड है। ये तो आप समझ गए कि जो भी ग्रह सात्विक दृश्यकांड का होता है, अगर सपोज कुंडली के अंदर जो है लगन भी सात्विक दृश्यकांड का है और अधिकांश ग्रह अगर सात्विक दृश्यकांड के हैं, तो आप उस व्यक्ति के पिता से कह सकते हैं कि ये बच्चा धीरे धीरे आध्यात्मिक तरीके से उन्नति करता चला जाएगा और इसका जो है बहुत ध्यान होगा पूजा पाठ में और स्क्रिप्चर्स की स्टडीज में, और इस बच्चे को आगे चल के किसी रिलीजियस सेक्ट का लीडर होने का बनता है, धार्मिक संस्थान का, या इसके द्वारा मंदिर वगैरह बनाए जाएंगे, उसका ये इंचार्ज होगा। इंचार्ज का मतलब है ही माइट बी वन ऑफ द मेन ट्रस्टीज ऑफ द टेम्पल। इसी प्रकार से धार्मिक उन्नतियों के लिए काम करेगा। इसके अलावा आप उसमें समझा सकते हैं कि जो सात्विक दृश्यकांड में मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स के होने से उन ग्रहों के सात्विक इफेक्ट को लेकर वो चलेगा।
अगर मंगल जैसा भी प्लैनेट होगा तो मंगल अगर सात्विक दृष्टिकांड का है, यानी कि प्रथम दृष्टिकांड का है मूवेबल राशि में बैठा है, या दूसरे दृष्टिकांड का है फिक्स राशि में बैठा है, या तीसरे दृष्टिकांड का है ड्वेल साइन में बैठा है, तो ये मंगल सात्विक दृष्टिकांड का हो गया। अब अगर ये सात्विक दृष्टिकांड का हो गया है तो इस व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा, यानी कि अपनी एनर्जीज को, स्टेमिना को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी बात क्लियर हो गई आपको कि किस तरीके से छिपाव के साथ में दृष्टिकांड से कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता चलता है। उसके बाद आता है एमडीएच की तरह, एमडीएफ हमने बनाया है, तो डी से शुरू होता है राजसिक दृष्टिकांड। तो राजसिक दृष्टिकांड डी से शुरू हो रहा है, मतलब इसका मतलब ड्वेल साइन का पहला दृष्टिकांड। ड्वेल के बाद फिर मूवेबल आता है, मूवेबल का दूसरा दृष्टिकांड, उसके बाद फिर फिक्स्ड आता है, फिक्स का तीसरा दृष्टिकांड। ये राजसिक दृष्टिकांड है। इट इज सच एन इजी थिंग टू रिमेंबर विद एन एक्रोनिम। ये एक्रोनिम जो है ना, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स याद करते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी क्लिष्ट उसमें सिस्टम होता है उनका, मतलब यूरोलॉजिकल हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजिकल हो, या वो इसका हो आपके न्यूरोलॉजिकल हो, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं मेडिकल साइंस के, लेकिन उन्हें वो एक्रोनिम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने भी एक एक्रोनिम बनाया है कि मदर सॉ द फादर वियरिंग दी ट्वीट सूट। ये एक एक्रोनिम है राहु काल निकालने का। मदर का मतलब मंडे हो गया, सॉ का मतलब हो गया सैटरडे, फादर का मतलब फ्राइडे, बियरिंग का मतलब वेडनेसडे, दी का मतलब थर्सडे, ट्वीट का मतलब ट्यूसडे, सूट का मतलब संडे। अब ये क्या है कि 1.5 घंटे का राहु काल होता है। इट बिगिंस फ्रॉम 7 o'clock इन द मॉर्निंग टू 9:30। 9:30 के बाद में वो uh, 9:30 to 11 o'clock. 9:30 to नहीं 7 to 9:30, 9:30 to 11 o'clock, 11 to 12:30. 1:30 और 1:30 to, ये आप इस तरीके से है ना, इस एक्रोनिम को लिख के आप 1.5 घंटा उसमें जोड़ते जाइए, तो ये राहु काल आपको किसी भी दिन का आपको याद हो जाएगा। इसी को एक्रोनिम्स बोलते हैं। एक्रोनिम का मतलब है कि हमने एक वर्ड बना लिया, उस वर्ड को याद कर दिया। अब आपने महासियान दी हट्टी, इतनी फेमस मसाले की कंपनी, और धर्मपाल गुलाटी जी आप जानते ही हैं कि 99 में शायद उनकी डेथ हुई थी, 99 साल की उम्र में। उनकी जो डेथ हुई थी वो 2 दिसंबर को 2020 में हुई थी। तो आपको मालूम है कि वो इतने, वो अपने एड्स में खुद भी आते थे, वो डांस वांस भी करते थे। तो एमडीएच को हमने एमडीएफ कर दिया। अब जो मूवेबल साइंस है, मूवेबल के बाद फिक्स्ड आता है, फिर ड्वेल आता है। तो मूवेबल साइंस का पहला दृष्टिकांड, फिक्स साइंस का दूसरा, और ड्वेल साइंस का तीसरा। ये कौन सा है? सात्विक, सात्विक दृष्टिकांड। अब ये सात्विक जो दृष्टिकांड है, इसमें जितने भी मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स होंगे, उनका जो प्रारूप बनेगा, उनकी जो आइडेंटिटी बनेगी, वो सात्विकता की बनेगी। अब सपोज गुरु अगर सात्विक हो जाए, तो ऐसा गुरु आदमी को एक्चुअल में धार्मिक, सात्विक दोनों बनाएगा, और बहुत मर्यादित जीवन जीने को उसको जो है प्रेरित करेगा। ऐसा आदमी लोगों का हमेशा और विद्वता को प्राप्त होगा। हाँ जी, मोबाइल फिक्स ड्वेल, नवीन गुप्ता जी। एमडीएच को हमने एमडीएफ कर लिया, एक एक्रोनिम पहले हमने याद कर लिया कि कहां से रिलेटेड है, फिर उसके बाद वो एक फेमस चीज से रिलेट करके उसको हमने वहां एच को हमने एफ से कर दिया, क्योंकि हमारे उसमें मूवेबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअल साइंस है। तो ये जो राजसिक जो है, ये डी से निकल रहा है। तो डी का मतलब हो गया ड्यूअल साइन का पहला। ड्यूअल के बाद में मैंने आपको बताया मूवेबल आएगा, मूवेबल के बाद फिक्स्ड आएगा, फिक्स के बाद फिर ड्यूअल आएगा। तो ड्यूअल साइन का पहला दृष्टिकांड, मूवेबल साइन का दूसरा दृष्टिकांड, और फिक्स साइन का तीसरा दृष्टिकांड जो है राजसिक दृष्टिकांड है। तो राजसिक दृष्टिकांड के जो मुकेश मंगला जी, अब इसे हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आसान आप समझ पाएंगे उतना आसान ठीक है। अगर हर एक के अगर आप जो है एक्रोनिम्स बनाने लगेंगे, तो फिर एक्रोनिम्स ही इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनको याद करना लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। एमडीएफ से स्टूडेंट्स को याद रहेगा, मूवेबल साइन का पहला दृष्टिकांड, मूवेबल के बाद आता है फिक्स, फिक्स का दूसरा, और ड्यूअल साइंस का तीसरा दृष्टिकांड सात्विक दृष्टिकांड है।
और जो जितने भी ग्रह, मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स अगर सात्विक के होंगे, और जो ग्रह सात्विक दृष्टिकोण का होगा, वो ग्रह व्यक्ति को अपने कारकत्वों को लेकर सात्विकता देता है। यानी उसको, अब जैसे बुध जैसा प्लैनेट है, सपोज सात्विक दृष्टिकोण का हो गया, तो बुध क्या है, थोड़ा सा कनिंग भी है, थोड़ा चतुर भी है, थोड़ा ट्रेडर भी है, वैश्य कम्युनिटी में, ट्रेडिंग में, इन सब में माहिर है, कम्युनिकेशन में माहिर है। लेकिन अगर वो सात्विक दृष्टिकोण का बुद्ध हो जाएगा तो वो आदमी को बहुत ट्रांसपेरेंट बना देगा, वो बिजनेस के अंदर बहुत ऑनेस्ट बना देगा, अपनी कम्युनिकेशन में बड़ा ट्रांसपेरेंट बना देगा, उसको सात्विकता देगा। वो जो कुछ भी लोगों को बताएगा उसके अंदर कोई हिडन, कोई उसका परोकियल इंटरेस्ट नहीं होगा। परोकियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई उसका सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होगा, ना तो उसका इंटरेस्ट होगा, ना उसके समुदाय का कोई इंटरेस्ट होगा। वो किसी चीज को भी लालच से प्रमोट नहीं करेगा, विद्वता के साथ में प्रमोट करेगा। अब आप समझ गए कि सात्विक दृष्टिकोण का पकड़ लेने से आपको इतनी आसानी हो जाती है कि ग्रह की मेंटालिटी आपको समझ में आ जाती है। अब रहा दूसरे लेवल पे डी से शुरू होता है, तो ये राजसिक दृष्टिकोण ड्वेल साइन से शुरू होता है। तो जो द्विस्वभाव राशियां हैं उसका पहला दृष्टिकोण राजसिक दृष्टिकोण है। ड्वेल के बाद में फिर मूवेबल आएगा, मूवेबल का दूसरा दृष्टिकोण ये राजसिक दृष्टिकोण है। मूवेबल के बाद में फिक्स्ड आएगा, फिक्स का तीसरा दृष्टिकोण राजसिक दृष्टिकोण है। अब आपको ये समझना होगा, जो भी ग्रह राजसिक दृष्टिकोण के होंगे वो व्यक्ति को, जैसे उसका नाम बताता है, वो उसको राजाओं की श्रेणी में रखेंगे, राज पदाधिकारी रखेंगे, उसको जो है वो राजसिक सुख से नवाजा जाएगा, राजा का वो प्रिय होगा, राजा के द्वारा उसको रिवॉर्ड्स, एक्युलेट्स, नेम एंड फेम सब मिलेगा, राजगद्दी संभालेगा या सामंतवादी बनेगा। या अगर कोई ग्रह जैसे राजसिक देव, अब ये शुक्र जैसा ग्रह किसी की कुंडली में राजसिक दृष्टिकोण का हो जाएगा, तो शुक्र वैसे भी राजसिक है। आप जानते हैं सूर्य और शुक्र राजसिक होते हैं ग्रह, और शुक्र अगर राजसिक दृष्टिकोण का होगा तो कितने ढेर सारे व्यक्ति को गाड़ियों का शौक देगा, या गाड़ियां देगा, मकान देगा, घर के अंदर की सुख सुविधाएं देगा, जितनी भी गिज्मोज हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज हैं इन होम, वो सारी चीजें उसको देगा। उसको मतलब कदम कदम पे उसको राजसिक सुख से उसको प्राप्त होगा। यानी अच्छी पत्नी मिलेगी, उससे भी उसको भोग मिलेगा, बच्चे उसको नोबल मिलेंगे, उनको बच्चों को देख के भी उसको राजसिक सुख का अनुभव होगा, हर चीज में उसको बड़ी डिग्निटी मिलेगी, राजाओं जैसा जीवन मिलेगा। अब आया फिर तामसिक। तो तामसिक में मैंने आपको बताया था MDH में से उसको हमने कन्वर्ट किया है MDF। तो उसका मतलब फिक्स साइन का पहला दृष्टिकोण, उसके बाद फिक्स के बाद में ड्वेल आता है, ड्वेल का दूसरा दृष्टिकोण, और ड्वेल के बाद में फिर मूवेबल शुरू हो जाता है, तो मूवेबल साइंस का तीसरा दृष्टिकोण, ये तामसिक दृष्टिकोण कहे जाते हैं। अब सपोज गुरु अगर किसी का तामसिक दृष्टिकोण का है तो वो कितना भी विद्वान हो जाए सात्विक नहीं होगा। हो सकता है कि ड्रिंक्स भी ले, हो सकता है कि वो नॉनवेज भी ले, और इस प्रकार से भोगों में लिप्त हो। तो ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कई बार आप देखते हैं कुछ धार्मिक लीडर्स जो हैं भोगों के चलते जेल को प्राप्त हुए हैं, तो उनका जो है ये इस तरह का जो ग्रह होता होगा, सात्विक ग्रह, वो तामसिक दृष्टिकोण का होगा। गुरु हो गया, बुद्ध हो गया, ये सब सात्विक ग्रह माने जाते हैं। या उनके राजसिक ग्रह भी जो है तामसिक, राजसिक ग्रह उनके होंगे और साथ में उन तामसिक ग्रहों के साथ में कंजंक्ट होंगे या दृष्ट होंगे, उनसे प्रभावित होंगे। तो अब किसी की कुंडली के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट अगर तामसिक दृष्टिकोण के हो जाएंगे तो ऐसा आदमी बहुत पैसिमिस्टिक होता है, निराशावादी होता है, वो दूसरों को दुख पहुंचा के उसे खुशी मिलती है। तमस में वो ज्यादा प्रसन्न होता है, जैसे ड्रिंक्स है, मैरिजुआना है, ड्रग्स है। इसी प्रकार से तामसिक भोजन है, जैसे कि नॉनवेज है, ये सारी चीजें, अल्कोहल वगैरह, इन सब में वो लिप्त होगा तामसिक दृष्टिकोण के अगर ज्यादा ग्रह होंगे। तामसिक दृष्टिकोण के ज्यादा ग्रह होने से उसके जीवन में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वो दूसरों को हर्ट पहुंचा के उसको खुशी मिलेगी। वो अपनी पत्नी या बच्चों के साथ में भी हमेशा क्रोध और कुटिल और कठोर अन्याय करेगा,
इसी प्रकार से अपने मित्रों के रिलेशंस के साथ में झगड़ा फसाद करेगा, वायलेंस करेगा, या उन लोगों के ऊपर कोर्ट केस करेगा, अपने भाइयों पे कोर्ट केस करेगा, क्योंकि अधिकांश प्लैनेट्स और लगन अगर तामसिक दृष्टिकांड का हो जाता है तो। अब ये अब आप समझ गए हैं। अब हम वापस इस ऑफिसर की कुंडली में जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इस कुंडली के अंदर में आप देख रहे हैं कि इसमें इनका जो है ड्वेल साइन का तीसरे दृष्टिकांड के गुरु और चंद्रमा है। तो ये आप जानते हैं कि इसमें जो सात्विक दृष्टिकांड के जो ग्रह होते हैं वो सात्विक दृष्टिकांड के ग्रह, मैंने आपको बताया कि मूवेबल साइन का पहला दृष्टिकांड, फिक्स साइंस का दूसरा दृष्टिकांड और ड्वेल साइंस का तीसरा दृष्टिकांड। ये देखिए ड्वेल साइन है धनु और मीन राशि के अंदर, ये तीसरे दृष्टिकांड के चंद्र और गुरु हैं। इसकी वजह से इनको सात्विक जीवन उन्होंने जिया है, काफी जो है ये बहुत एस्ट्यूट ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं। चंद्रमा भी इनका जो है तो ये काफी दयालु भी थे, लोगों के साथ में केयर भी करते थे। तो अब यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ये आती है जब कभी, देखिए जहां तक राहु की बात है, राहु तो इनके राजसिक दृष्टिकांड के हैं, क्योंकि फिक्स साइन का जो पहला दृष्टिकांड है, फिक्स साइंस का दूसरा दृष्टिकांड, मतलब मैंने डी से बताया था, ड्वेल साइन का पहला दृष्टिकांड, फिक्स साइन का, ड्वेल साइन का ड्वेल के बाद जो आता है वो मूवेबल आएगा। हाँ, ड्वेल साइन का पहला दृष्टिकांड है, फिर उसके बाद मूवेबल साइन का दूसरा दृष्टिकांड और फिक्स साइन का तीसरा दृष्टिकांड। तो ड्वेल साइन में तो नहीं है ये, लेकिन ये ड्वेल साइन का मूवेबल साइन का पहला दृष्टिकांड, फिक्स साइन का दूसरा और ड्वेल साइंस का तीसरा दृष्टिकांड सात्विक दृष्टिकांड है। अब ये गुरु और बुध चंद्र दोनों सात्विक दृष्टिकांड के, ड्वेल साइन का तीसरा दृष्टिकांड सात्विक होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो गुरु हैं जो कि स्वग्रही हैं मीन राशि के अंदर, और चंद्रमा जो धनु राशि के अंदर है स्वग्रही, ये सात्विक दृष्टिकांड के हैं। तो सात्विक दृष्टिकांड अच्छा दृष्टिकांड माना जाता है, लेकिन ये साथ में नाश दृष्टिकांड का भी है। तो यहाँ जब ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है ग्रह, ये तो ऊपर तो ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा है क्योंकि ये भोग दृष्टिकांड का है, दूसरे दृष्टिकांड का, और साथ में ये फिक्स साइन का तीसरा दृष्टिकांड है। तो फिक्स साइन का जो तीसरा दृष्टिकांड होता है, हाँ ये राजसिक दृष्टिकांड होता है, क्योंकि ड्वेल से शुरू होता है, ड्वेल का पहला दृष्टिकांड, उसके बाद ड्वेल के बाद मूवेबल का दूसरा दृष्टिकांड, फिक्स का तीसरा दृष्टिकांड, ये राजसिक दृष्टिकांड है। तो चूंकि ये राजसिक दृष्टिकांड का भी है, भोग दृष्टिकांड का भी है, तो राहु और केतु में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसलिए आप देखिए राहु की महादशा 18 साल की, राहु की दशा में ही इन्होंने आईएएस की तैयारी की और आईपीएस में निकले, उसी में ट्रेनिंग की, उसी में ये बहुत बड़े ओहदे पे को प्राप्त हुए। 96 तक ये डीआईजी बन चुके थे। और उसके तुरंत बाद जो है गुरु की महादशा आई थी। गुरु की महादशा इनकी बहुत एवरेज रही, लेकिन ठीक थी। हाँ, इनको नॉन डिस्क्रिप्ट पोस्टिंग्स मिली। इनको गुरु की महादशा के अंदर सात्विक दृष्टिकांड का होने की वजह से इनको फॉरेन में काफी भेजा गया। एक कारण और भी है, ये भोग दृष्टिकांड का राहु जो कि फॉरेन के हाउस में है, सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग्स के लिए इनको विभिन्न देशों में इनको ट्रेनिंग के लिए 3 बार अब्रॉड भेजा गया। तो जो सरकार अपने खर्चे में भेजती है ऐसे में, तो वहां पे भी फॉरेन में जब ट्रेनिंग होती है तो उस समय ये बहुत सीनियर जो अधिकारी होते हैं ये अपने परिवार को भी ले जा सकते हैं। तो जब ये जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, सपोज 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए गए या 8 महीने 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गए या कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए गए, तो उसमें अपने परिवार को साथ ले जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। उनको वीज़ा ग्रांट होता है और कुछ खर्चा इनको देना पड़ता है परिवार का, आई थिंक 50% कुछ ऐसा देना पड़ता है, लेकिन अपना जो है पूरा इनका खर्चा सरकार वहन करती है। तो आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल साहब भी गए थे और बाद में उनका डिस्प्यूट हुआ था। जब उन्होंने उसके बाद वापस आने के बाद में मिनिमम मेरे ख्याल से 2 साल सर्विस करना आवश्यक होता है, लेकिन वो वापस आके उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, तो वो 10 लाख रुपए सरकार ने उनसे वापस मांगे तो उसमें झगड़ा हुआ था। बहरहाल इन्होंने तो
इनके क्या हुआ कि गुरु की महादशा में जो कि सात्विक दृष्टिकांड के हैं, ये गुरु की पंचम और नवम भाव पे दृष्टि है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा उस दौरान विदेशों में जाके इन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह ली। ये वैसे भी कालपुरुष की 12वीं राशि है, 12वें भाव की राशि है, और ये एजुकेशन का प्लेनेट है। तो ये अपग्रेडेशन ऑफ अवल व्यास में आता हूँ आपके पास, तो ये अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज का भी प्लेनेट है, पंचम नवम पे दृष्टि भी रखता है। लेकिन ये दशा को अगर ये मुझसे बात करते हैं तो इस दशा को ये बहुत अच्छी दशा नहीं मानते, क्योंकि पुलिस के विभाग में जॉब में जब तक कि एम्पावरमेंट की पोस्टिंग नहीं होती तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शनि जो इनके हैं, वो शनि इनके चूंकि कर्म दृश कांड के हैं, तो शनि की महादशा के 19 साल इनके बहुत अच्छे रहे, अच्छी पोस्टिंग्स के रहे, प्रमोशंस मिले, डायरेक्टर जनरल पुलिस के रैंक पे आए, तो ये सारी चीजें इनके साथ अच्छी हुई। तो अब ये जो चंद्र है, चंद्र चूंकि इंग्लैंड के भी कारक होते हैं, तो ये इंग्लैंड से भी जाके इन्होंने पढ़ाई की है, वहां पे भी इन्होंने पुलिस ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं। हाँ, तो बहरहाल जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है देशकांड के तत्वों के अनुसार और देशकांड की प्रकृति के अनुसार, ये तो देशकांड की प्रकृति से है कि ये जो पहला देशकांड है कर्म देशकांड, ये दूसरा देशकांड है भोग देशकांड, तीसरा नाश, ये उनकी प्रकृति है देशकांड की। और जो राशि के तत्व पे आधारित जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक है, अगर इसमें कभी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये दोनों ही प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन इन प्रभावों का जो प्रभाव मिलता है, वो प्रभाव में पहले वाला जो है वो ज्यादा प्रोसीडिंग होता है, वो जॉब एरियाज में उन सब में। लेकिन ये हेल्थ के एरिया में प्रभावों को दिखाता है ज्यादा, जैसे नाच देशकांड का होता है। तो मैंने आपको बताया नाच देशकांड का होने से स्वयं का स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं रहा, इस तरह का रहा, तो पिता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ अवल साहब बोलिए। सर इनका राहु वैसे सेकंड दृष्टांत में है और फिक्स साइन में होने सेकंड में होने से ये सात्विक सात्विक राजसिक में इसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नहीं, राजसिक है, लेकिन ये नाच देशकांड का हुआ, कॉन्फ्लिक्ट इसका ये नहीं है। राजसिक में तो है ये, क्योंकि जो मैंने आपको राजसिक बताया था ना, वो डी से शुरू होता है, डुअल साइन के अंदर फिक्स साइन में है ना, फिक्स साइन में सेकंड दृष्टांत में है तो वो सात्विक हो जाएगा ना। हाँ, फिक्स साइन में सेकंड दृष्टांत। हाँ, वो थर्ड में नहीं, सेकंड दृष्टांत में है तो वो सात्विक, मतलब सात्विक थर्ड दृष्टांत का है। राहु केतु जो है ना सेकंड का है। सेकंड का है। हाँ, सेकंड का है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये सात्विक दृष्टांत हो जाएगा। तो सात्विक तो दृष्टांत का है तो ठीक है। तो इसमें यह है ना कि पुलिस के ये मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट में रहे हैं, कोई ये डंडा चलाने वाले हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या एसएचओ तो नहीं रहे जो कि मारे पीटे और जो क्रुएलिटी करें, कठोरपन दिखाएं। तो ऐसा तो इन्होंने, एक आईपीएस ऑफिसर अगर जेंटलमैन ऑफिसर है, नारद देशकांड का है, तो वैसे ही वो जो है इस तरह की मार काट और इन सब से दूर रहेगा। अब ये था कि वो कुछ ड्यूटी बाउंड भी थे, जैसे एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशंस हैं उसको इन्होंने काफी हेड किया है अपने स्टेट में। तो उसमें क्या होता है कि इसमें कहते हैं ना, जैसे गीता की तरह से अगर आप सोचें कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, यानी कहने का मतलब है परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए या धर्म के रक्षा करने के लिए या नोबेलिटी की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम उसको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतम मतलब उनका विनाश करने के लिए, जो दुष्ट हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अगर उस तरह से सोचे तो वो तो ठीक है कि इवन एट ए सीनियर लेवल, अब सपोजिंग हाँ ये वेटिंग काफी करते थे, ऐसा नहीं था कि बस केस की भरपाई करने के लिए इनके एसएचओ या इनके डिप्टी एसपी उठा के किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को टेररिस्ट बना के खड़ा कर दें तो ये मान जाएंगे। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिशियन इन पे दबाव डाल के किसी को टेररिस्ट घोषित करके उसको जेल करवा दे। अभी तो आप देख रहे हैं कुछ बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं यूपी के अंदर और दूसरे उसमें जो झूठा फंसाते भी हैं केसेस में,
तो ये चीजों में इस तरह के ये ऑफिसर नहीं रहे। He has been a very astute officer of integrity, honesty. वैसे भी आपको बताऊं कि जो लोग इस तरह के कामों को अच्छी तरह से अंजाम देते हैं वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। मतलब reaching up to the apex level of IPS by itself says that he did not have any indictment of any violation of CRPC, IPC or any law of the land. You understand that part? अदरवाइज ऐसे भी तो आदमी इंडाइट हो जाता है या वो उसमें कन्विक्ट हो जाता है, उसका छूट कभी ना कभी। आपने देखा डीजी बंजारा के केस में या पृथ्वीपाल पांडे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस इन गुजरात थे, ये सारे के सारे जो है वो इसरत जहान वाला जो केस हुआ था एनकाउंटर, उसमें जो फॉल्स एनकाउंटर हुआ था उसमें ये सारे के सारे जेल चले गए थे। जो डीआईजी थे डीजी बंजारा, उनको भी जेल हो गई थी। और बड़े अधिकारी जो है बहुत आईपीएस ऑफिसर्स उसमें पकड़े गए थे जिन्होंने झूठे एनकाउंटर्स किए थे जिस समय की बीजेपी की सरकार थी गुजरात के अंदर। और ये इस केस के बाद ही हुआ था, गोधरा कांड वगैरह के बाद ये। हाँ प्रवीण साहब बोलिए। तो सर इसीलिए ये सात्विक होने से ही ये उस लाइन में नहीं गए। मतलब मैं ये कहूंगा कि मतलब हाँ। ही डिड नॉट एक्ट मीन। मतलब ऐसा कोई, मतलब अभी भी इनकी हम कोठी देखते हैं तो कोठी इनकी बहुत बड़ी नहीं है। लोग तो करोड़ों कमा जाते हैं, कोई ऐसा इन्होंने नहीं कमाया। इन्होंने अपनी सर्विस से ही जो इन्होंने बचाया या जीपीएफ से लिया उसी से उन्होंने अपनी कोठी बनाई है। कोई बहुत प्रॉपर्टीज नहीं है। he lived a very nondescript life, मतलब he lived a very सात्विक लाइफ। तो ये हाँ बताइए प्रवीण साहब। सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, MFD है या MDF है? क्योंकि आप और अभी बीच में कुछ राइटिंग में भी आ रहा था MFD या MDF। नहीं, वो मुकेश मंगला साहब ना, उन्होंने हर एक के एक्रोनिम बनाने शुरू कर दिए थे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला महाश्यान दी हट्टी क्या है, MDH। महाश्यान दी हट्टी जो मसाले वाले थे उनका क्या था, MDH। H हमारे पास नहीं है, हमारे पास F है, तो MDF को आपने याद रखना है। सात्विक के लिए मूवेबल से शुरू होगा, मूवेबल का पहला देशकांड, मूवेबल के बाद हमेशा फिक्स्ड आता है, फिक्स का दूसरा, और ड्यूअल साइन का तीसरा देशकांड सात्विक देशकांड है। अब MD आया, D का मतलब ड्यूअल साइन, जो राजसिक देशकांड है ड्यूअल साइन का पहला देशकांड है, ड्यूअल के बाद मूवेबल का दूसरा देशकांड है और फिक्स का तीसरा देशकांड है। अभी आ रहा है आपके पास, नोट्स आ रहे हैं। हेलो, don't you worry about it. I'm reverting to my notes now. So I'll read out to you, and these are going to be shipped. They are going to be attached to your mail tomorrow. By 1:30 you will receive it. मेरे लेक्चर्स को आप ना सुनिए, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको लेक्चर के सुनने में ही याद हो जाए, इसलिए मैंने एक्रोनिम्स आपको बना के दिए हैं। क्योंकि बार बार रिपीट करने से क्या होता है, दे गेट सीमेंटेड ऑन द माइंड। एक बार मैं चाहता हूं कि वंस यू हैव रिमेंबर्ड देम बाय हार्ट, क्योंकि ये जो देशकांड के जो नोट्स मैं आपको भेज रहा हूं, ये नोट्स मैं इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि नॉट इवन 1% ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आर यूजिंग देशकांड। जबकि देशकांड का जो रिकैप मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, मतलब इट इज माइंड ब्लोइंग, मतलब इसे माइंड बॉगलिंग काइंड ऑफ ए थिंग। मतलब उससे कितनी चीजें आपकी निकलती हैं अगर आप उस चीज को देखें। प्रवीण गुप्ता साहब, अगर आप उसको देखें, उस रिकैप को देखें, आपको इतनी चीजों का, मतलब इससे ट्रेजर हाउस। इसीलिए मैं 4 दिन इस पे दे रहा हूं, मेरे पास दिन की कमी है, मतलब 21 डेज की क्लास है, इसमें से मैं 4 दिन इस पे दे रहा हूं। और क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि बिकॉज आई वांट कि ये जो देवज्ञ मेरे सामने बैठे हैं, देवज्ञ का मतलब दी पीपल हु हैव बीन blessed by the divine to learn a science like astrology and under a able guru, I would say that I want everyone to pass out from here very enlightened, and very enlightened in the order of things. जो महत्व ऋषि पाराशर ने अकॉर्ड किया है डिफरेंट चार्ट्स को, उस महत्व के अनुसार समय का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मोस्ट वेलकम। आप में से किसी और ने कुछ पूछना हो तो मैं, नहीं तो रिवर्ट करता हूं अपने ऑफिस, अपने क्लास के नोट्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं।
उसके बाद फिर क्योंकि बस समय ऑफिशियल टाइम हमारा 1.5 घंटे रह गया। ऑफिशियल टाइम के बाद में मैं आपसे कहूंगा कि यू आर फ्री टू एग्जिट विदाउट आस्किंग, और जितने भी प्रश्न पूछने होंगे वो 3:30 9:30 से मैं उसके बाद जितने भी टाइम लग जाए वट एवर इट टेक्स, तो सबके प्रश्नों के जवाब दूंगा। अच्छा देखिए, आज हमारी डिविजनल चार्ट्स की क्लास 5 चल रही है, जो कि देशकांड चार्ट का D3 का 3rd मॉड्यूल है, ऑन थर्सडे 30 सितंबर 2021। इसमें जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उन्हीं बातों को इसमें लिखा है। पहले मैं इसलिए समझा चुका हूं क्योंकि जब इसको मैं पढ़ूंगा तो ये आपको बिल्कुल सीमेंटेड हो जाएंगी, आपके दिमाग के ऊपर इसकी लेयर परमानेंटली जम जाएगी, और वही मुझे चाहिए, क्योंकि आप जो है उसका जब तक आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं करेंगे। देखिए, जो इंफॉर्मेशन आपकी अपनी है अपने दिमाग में, वही इंफॉर्मेशन आपकी अपनी मित्र है, और जो आप भूल गए वही आपकी शत्रु हो गई, यानी कि वो आपके लिए न्यूट्रल हो गई, सम हो गई। तो और दूसरा, आप हमेशा, मैं इस बात को अपनी हर क्लास में बोलता हूं, चाणक्य की इस नीति को आप हमेशा याद रखिएगा, अनभ्यासे विषम विद्या, या अगर आप अभ्यास नहीं करते तो विष के समान व्यर्थ विद्या है। अजीर्णम भोजनम विषम, यानी कि जो भोजन आप पचा ना सके वो आपके विष के समान है, व्यर्थ है, उस शरीर को खराब करेगा। और दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, जो आदमी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा, उसको उपदेश देना विष के समान है, उसे भोजन दो, उपदेश मत दो। और वृद्धस्य तरुणम विषम, मतलब वृद्ध व्यक्ति को अगर की नवयुवती के साथ शादी हो जाए तो वो भी विष के समान है, व्यर्थ। तो ये चाणक्य ने जो अपनी नीति में बोला है, अनभ्यासे विषम विद्या, अगर विद्या का अभ्यास आप नहीं करेंगे तो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी, विष के समान हो जाएगी, क्योंकि वो आधी हाफ कुक्ड आपके दिमाग में आएगी। तो आपने इसको एक बार और मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूं। तो पहला जो देशकांड है किसी भी साइन का, उसे कर्म देशकांड कहा जाता है, दूसरे को भोग देशकांड कहते हैं, दूसरे देशकांड को प्रत्येक साइन के ऊपर ये लागू होता है, और तीसरे देशकांड को नाश देशकांड कहते हैं। इसमें आप किसी भी चार्ट के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से प्लैनेट जो हैं वो आपके कर्म देशकांड के अंदर में फॉल करते हैं, यानी प्रथम देशकांड में उनको अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि वो आपको दिशा का फल देते हैं, यानी आपको बताते हैं किस दिशा में काम करने से आपको कर्म का फल मिलेगा, और किस जगह आप किन कर्मों को कर कर आप फलीभूत हो सकते हैं इस जन्म में। उस प्लेनेट के, जो कि कर्मादेशकांड का है, उसके प्लेनेट के कारकत्वों के द्वारा, उसकी जो ओनरशिप है D1 चार्ट में, नेटल चार्ट में, उन हाउस के कारकत्वों के द्वारा आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी। अब जैसे जो ये भी बताते हैं कि यही जो कर्म देशकांड के जो ग्रह होते हैं, ये बताते हैं पिछले कई जीवनों में आपने कौन सा कर्म किया है जो कि आपका अनफिनिश्ड रहा है, जिसमें आपने मेहनत की है, इस वजह से आपने दोबारा जन्म लिया है कि उन कर्मों को आप अंजाम तक पहुंचाएं। तो ये कर्म देशकांड के जो प्लैनेट्स होते हैं, इनमें मेहनत करके आप इनसे फलीभूत होते हैं। उसके बाद जो नेचुरल, जो इसमें नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं जो कर्म देशकांड के, उनके बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो आपके कर्म फल को जो आपको मिलना लिखा है मेहनत से इस जन्म में, उनको वो डिस्ट्रॉय ना कर दें, उनको समाप्त ना कर दें। तो उसके लिए उनके लिए आपको ध्यान रखना होता है, कोई नेगेटिव एक्शन आप ना करें उस ग्रह का। जैसे कि मंगल है, मंगल की जो नेगेटिविटी है उसको आप प्राप्त करते हैं गुस्सा करके, अग्रेशन के द्वारा। काफी आप लोगों के साथ में आप बहुत एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएं या हिंसात्मक प्रवृत्तियां दिखाएं। शनि के केस में अगर आप बहुत आलस्य दिखाते हैं या स्कीमिंग हो जाते हैं लोगों के प्रति, आप कोई कुटिल नीति बनाते हैं, या अगर आप बहुत निराशावादी थिंकिंग में आ जाते हैं, या इसी प्रकार से कोई पक्ष बलहीन अगर चंद्रमा है किसी जातक की कुंडली में, तो उस, और वो कर्म फल का है, तो उसने फलीभूत होना है। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। ऐसे व्यक्ति को सोशलाइज करना चाहिए, उसे इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो गंदा रहता है, अगर वो बात नहीं लेता, अगर अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा नहीं करता, इंट्रोवर्ट अगर होता है, तो इसका मतलब या क्रिटिसाइजिंग बिहेवियर होता है, आलोचनात्मक प्रवृत्ति होती है, या नैगिंग होता है। नैगिंग बिहेवियर का मतलब है मीन मेक निकालना, दूसरों की प्रशंसाएं ना करना। ये प्लेनेट क्या है,
किससे ये हर्षित होता है? जब आप हंसी खुशी उल्लास प्रसन्नता से, जब आप दूसरों को भी खुश रखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं, तो उससे ये फलीभूत होता है। तो इस तरह के ये नैसर्गिक पापी ग्रह में गिना जाता है जो पक्ष बलहीन चंद्रमा होता है, तो आपको इस तरह का ध्यान रखना होता है। अब जो ग्रह हैं जो आपके भोग देशकांड के हैं, यानी सेकंड देशकांड के हैं, वो पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा एम्पावर्ड होते हैं। उन्होंने इस जीवन में आपको प्रसन्नता सुख देना होता है, भोग देना होता है। अपने ग्रह के सिग्निफिकेशंस के और उसके भाव की जो ओनरशिप है उसके, राहु और केतु ग्रहों के केस में उनके डिस्पोजिटर या राशिनाथ के, इनको वैदिक मंत्र और उपवास के द्वारा आप और सुदृढ़ करते हैं। इनके आप ग्रहों के आप जेम स्टोन्स पहन सकते हैं, जिससे ये ग्रह आपको अधिक प्रसन्नता इस जीवन में दे सके और अधिक फलीभूत हों। जो प्लैनेट आपके तीसरे देशकांड के होते हैं, जातक के तीसरे देशकांड के होते हैं, वो नाश देशकांड के होते हैं। वो पिछले जन्म के अधर्म कर्मा को बताते हैं, अधार्मिक कर्मों को बताते हैं। उनके लिए अटोनमेंट की जरूरत होती है, जैसे विलोम क्रिया कहते हैं। वो उसके देवता की पूजा अर्चना से, तीर्थ यात्राओं से, वैदिक चैंटिंग से, वैदिक ग्रहों की पूजाओं से, उस भाव के बारे में विशेष ध्यान देने से, जैसे उसका उन भाव के जातकों की ज्यादा परवाह करने से। जैसे सपोज अगर संतान भाव का स्वामी किसी का नाश देशकांड का है, तो उसे संतान को लेकर ज्यादा उसको केयर करने की आवश्यकता है। उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। उनको डांटना नहीं, गुस्सा नहीं करना, उनका ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वो नाश देशकांड का ग्रह है। उसका अटोनमेंट आप विलोम क्रिया आपने करनी है। इसके देवताओं के दान किस प्रकार से होते हैं मैंने बताए हैं। मंगल जो है लॉर्ड हनुमान के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना और दान देना। शनि के केस में शनि मंदिर में दान देना या तिरुपति बालाजी में दान देना। और इसी प्रकार से नाश देशकांड के बारे में कहा गया है, आपके जितने भी गुरु रहे हैं उनके आशीर्वाद के द्वारा आप इस नाश देशकांड के ग्रह से विमुक्त हो सकते हैं। चाहे प्राइमरी स्कूल में आपके कोई गुरु थे, उनके पांव छू के आप उनका आशीर्वाद लें। जो आपके इंटर कॉलेज में जो गुरु थे, तो जो विभिन्न मुकामों पे जो गुरु की श्रेणी में पूर्व जन्म के ऋणानुबंधन से आपके पास आए हैं, ये ऋणानुबंधन माना जाता है। क्योंकि जो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये 5 कौन कौन से ऋण हैं हमारे, अब मुझे याद नहीं आ रहा किसने पूछा, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था। तो ये 5 जो ऋण माने जाते हैं हमारे, इसमें पहला सर्व प्रमुख ऋण ही गुरु ऋण है। गुरु ऋण के बाद है मातृ पितृ ऋण। गुरु ऋण से आप कैसे मुक्त होते हैं? गुरु का आदर सत्कार प्रशंसा ये करके। और मातृ पितृ ऋण जो है उसको आप कैसे चुकाते हैं? जैसे कि माता पिता की सेवा भक्ति, उनका ध्यान रखना जब उनको नीड है, चाहे धन की चाहे आपके समय की, उस नीड में खड़े होना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये मातृ पितृ ऋण कहा जाता है। उसके बाद धर्म ऋण है। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म को सर्व करते हुए, जैसे अगर कोई आदमी हिंदू धर्म में है तो हिंदू डिएटीज की पूजा करके, दान पुण्य के काम करके, मुसलमान है तो वो 5 बार की नमाज पढ़ के, काबा जाके, मक्का मदीना जाके, तो धर्म का ऋण एक होता है। तो धर्म ऋण के बाद आता है आपका, तो पहला गुरु ऋण, मातृ पितृ ऋण, धर्म ऋण। धर्म ऋण के बाद में होता है भूमि ऋण। भूमि ऋण क्या है कि जिस भूमि पे आपने जन्म लिया है उसमें लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं, या उस भूमि के रिसोर्सेस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, उस भूमि को दूषित नहीं करना चाहिए। उसको, उसमें प्लास्टिक वगैरह ये सब जो हम वेस्ट डालते हैं उसको दूषित कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखिए कि भूमि का ऋण हम नहीं चुका रहे हैं। तो पौधे आप लगाते हैं, वो भी एक भूमि ऋण से आप ऋण होते हैं। अधिक से अधिक पौधे लगाइए, हरियाली लगाइए, आप ज्यादा वृक्षारोपण कीजिए। इसी प्रकार से जिस भूमि में आप पैदा हुए हैं उस मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान को प्राप्त करना, बलिदान देना और वीरगति को प्राप्त करना, ये भी भूमि ऋण से ऋण करता है।
इसके बाद लास्ट ऋण है, 5वां ऋण जो है शास्त्रों के अनुसार संतान ऋण है। कोई आदमी अगर इस बात का घमंड लेके उसने अपनी संतान को पैदा करके बड़ा करके उसको रिसोर्सेस देके रिसोर्सफुल बनाया, अच्छी एजुकेशन दी, तो ये गलत है, क्योंकि वह संतान हमारे पास में है और ऋण होने के लिए आई है। ये ऋणानुबंधन है। उस संतान के प्रति हमारा ऑब्लिगेशन बनता है। उस संतान से, जैसे कहने का मतलब है, किसी भी इनमें से किसी के प्रति भी आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ये हमारी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंधन की वजह से संतान हमारे घर में जन्म लेती है, उनको अपने पांवों पे खड़ा करना, ये संतान ऋण से हमें मुक्त कराता है। इसी प्रकार से कन्यादान करने से भी एक कन्या को सुयोग्य वर दिला के उसका कन्यादान जब हम करते हैं तब हम इस संतान ऋण से मुक्ति पाते हैं। जब तक कि आपकी इन 5 ऋणों से मुक्ति नहीं होती, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। आपको इसी प्रकार से उन्हीं ऋणों के साथ में आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि जैसे किसी के संतान भाव का अगर नाश में है, नाश देशकांड का है, तो उससे क्या करना है, संतान का बहुत ध्यान रखना है, उनको बहुत प्यार करना है, उनको बहुत सहूलियतें और सेटिस्फैक्शन देना है, उनका बहुत केयर करनी है। तो इस प्रकार से आप विलोम क्रिया से निकलते हैं। इनके जो देवता होते हैं उनकी आपको पूजा पाठ अर्चना करनी होती है। जैसे मंगल अगर खराब है, नाथ देशकांड का है, तो लॉर्ड हनुमान के टेम्पल में, शनि है तो शनि के मंदिर में, शनि देवता के मंदिर में, तिरुपति बालाजी में इस तरह का दान देके, और इसी प्रकार से जो जो गुरु आपको मिले हैं, ये एक आपका कर्म का ऋणानुबंधन है पूर्व जन्मों का। गुरु एक बहुत बड़े स्टेटस का होता है, वो हो सकता है आपका पितामह रहा हो पूर्व जन्म का, या आपका जो है पिता रहा हो, आपका कोई बहुत या अच्छे करीबी मित्र जिसने आपकी बहुत मदद की है, तो वो गुरु के रूप में आता है, क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान से ऊपर उठाते हैं। तो ये इस बंधन से मुक्ति के लिए गुरुओं की ब्लेसिंग्स को बहुत अच्छा माना गया है। अब इसके बाद जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टर जनरल पुलिस की हॉरोस्कोप है, जिसमें कि जो लगन है मंगल है और शनि है, कर्म देशकांड के हैं। तो उनके करियर में आईपीएस में वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में रहे, हार्डकोर पुलिस जॉब में रहे। मंगल शनि और लगन के कर्म देशकांड के होने की वजह से जुपिटर इसमें नाश देशकांड के हैं जो लगन में है। उन्होंने इनको जो है मेटाबॉलिज्म की और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स दी हैं, और प्रॉब्लम्स जॉब में इनको पॉलिटिशियंस के द्वारा मिली हैं, क्योंकि गुरु इसमें सात्विक देशकांड के भी हैं। तो ये पॉलिटिशियंस की बात को ऐसे नहीं मानते थे, इस वजह से इनको जो है प्रताड़ित किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। तो चंद्रमा भी इनका नाश के देशकांड का है, जो कि 10वें हाउस में 10th हाउस में बैठा है, जहाँ से रोजगार देखते हैं उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर किए गए। सूर्य के नाश देशकांड में बैठने की वजह से पति पत्नी की हेल्थ की सिचुएशन उभरी। उसी प्रकार से इन सबॉर्डिनेशंस का भी इनको कई बार परेशानियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है एसएचओज और डीपीएसपीज के साथ में कनाइव कर लेते थे, यानी उनके साथ में हैंड इन ग्लव हो जाते थे। तो इस प्रकार से उनको फिर भड़काते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। जैसे उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट लिख दी इनके ऊपर के अधिकारियों पे, बाद में उस पर इंक्वायरी बैठ गई, लेकिन उस इंक्वायरी के बाद में ये पूरे बाइज्जत उस इंक्वायरी ने उनको रिलीफ दे दिया। तो ये कुंडली है, इस कुंडली को मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसमें आपने देशकांड में आपने देखा, तो मैं इसको बताया है, इस ऑफिसर का राहु केतु चूंकि भोग देशकांड का है, तो इनको 3 बार सरकार से यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉर्चुनिटीज दी गई थी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, अब्रॉड में ट्रेनिंग के लिए। राहु की महादशा इनकी ऑपरेशनल थी। राहु में इनका आईपीएस में 1981 में हुआ। राहु की दशा 18 साल की भोग देशकांड की होने की वजह से ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें इनको जीवन में इसने दी, एम्पावरमेंट और रिस्पेक्ट दिलाई। उनका एक जुपिटर महादशा जो है एवरेज थी, उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने आपको बताया वो शिक्षा के लिए विदेशों में भी लेके गई, क्योंकि सात्विक देशकांड के हैं। लेकिन जो रियल इनका मीटियोरिक राइज निकला, यानी इन्होंने करियर के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, वो शनि की महादशा में किया, जो कि कर्म देशकांड के। और आपको मैंने बताया कि शनि की वजह से मंगल का नीचभंग भी होता है चंद्रमा से केंद्र में होने की वजह से। इसमें जो पहला देशकांड होता है मूवेबल साइंस का, वो अच्छा देशकांड माना जाता है। मंगल जो है मूवेबल साइन में कर्क राशि के अंदर बैठे हैं, जो पहले देशकांड के हैं।
और नीचभंग राजयोग भी बनता है क्योंकि मंगल अपने उच्चनाथ सूर्य के साथ में प्लेस्ड हैं 5वें भाव में। कुंडली को एक बार और देख लीजिए अगर आपको ना याद हुई हो तो ये मंगल इनके नीच के हैं 5वें भाव में, लेकिन मंगल से ही पुलिस का जॉब आता है। मंगल का नीचभंग कैसे हो रहा है? क्योंकि मंगल की राशि मेष में सूर्य उच्च के होते हैं, तो मंगल का उच्चनाथ उसके साथ बैठा है। दूसरा जो नीचभंग होता है मंगल की उच्च राशि का नाथ, मगर मंगल किस राशि में उच्च के होते हैं? मकर में। तो उनकी उच्च राशि जो है मकर की होती है, उसका जो स्वामी है शनि वो चंद्रमा से केंद्र में है और पद प्राप्ति के भाव में है। इस तरह से दो तरह से इसका नीचभंग हो रहा है। तो आप यहाँ इसमें देखिएगा कि मंगल जो है प्रथम दृष्टांत के हैं जो कि उत्तम दृष्टांत कहे जाते हैं मूवेबल साइन में। तो कर्क में होने की वजह से पहले दृष्टांत नीचभंग होता है मंगल का उच्चनाथ सूर्य के साथ में होने की वजह से, और नीचभंग और मंगल का होता है क्योंकि मंगल का उच्च राशि था जो स्वामी है मकर का स्वामी शनि वो चंद्रमा से केंद्र में है। मंगल इनकी कुंडली में वर्गोत्तम भी हैं दृष्टांत के अंदर, जो कि जॉब इन पुलिस डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करता है। जो सेकंड दृष्टांत होता है फिक्स साइंस का वो अच्छा माना जाता है, और थर्ड दृष्टांत जो ड्वेल साइन का होता है वो उत्तम दृष्टांत होता है। तो यहाँ राहु और केतु जो है सेकंड दृष्टांत के हैं फिक्स साइन के अंदर, जो कि एक्वेरियस और लियो में है। राहु इनके एक्वेरियस में है और केतु इनके लियो में है। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको मैं चेंज कर दूंगा जब आपको भेजूंगा। एक्वेरियस पहले आएगा क्योंकि राहु पहले आया। गुरु और चंद्रमा जो है वो तीसरे दृष्टांत के ड्वेल साइन पाइसेस में, तो तीसरे दृष्टांत के होने की वजह से ड्वेल साइन में वो भी उत्तम दृष्टांत माना जाता है। तो राहु केतु किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं थे क्योंकि वो भोग दृष्टांत में थे और मूवेबल नेचर ऑफ राशि में भी वो अच्छे थे। लेकिन जुपिटर और चंद्रमा में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई है क्योंकि एक तरफ वो नाश दृष्टांत के हैं और दूसरी तरफ वो उत्तम दृष्टांत के भी हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने जो सफर किया है और गेन किया है, ये दोनों इस गुरु और चंद्रमा की वजह से गेन भी किया है, सफर भी किया है। तो इनको इन गुरु की दशाओं में इनको मिक्स्ड रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। और चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नाश दृष्टांत का गुरु का लगन पे बैठने की वजह से इनका कोई वजन कोई 56-58 kg ही रहा। मेटाबॉलिज्म की और स्वास्थ्य की समस्याएं रही, पेट की समस्याएं रही। चंद्रमा की वजह से जो है दसम में बैठने से फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हुए और दसम भाव में इनको थोड़ा सा लेग्स में भी पटेला में भी इनको प्रॉब्लम है, तो वो दर्द वर्द होता है लेकिन वो ठीक है। तो वो जो सफरेंस इन हेल्थ है वो गुरु के लगन पे बैठने की वजह से ज्यादा दिखती है। और दृष्टांत के अंदर में इनका जो लगन है वो वर्गोत्तम है, यानी प्रथम दृष्टांत का है नारद दृष्टांत का। इसलिए नाइस लर्नेड जेंटलमैन, यानी कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के मृदुल भाषी विद्वान और काफी मोहल स्वभाव के जेंटलमैन है, यानी सज्जन पुरुष। जो महत्वपूर्ण बातें आपको दृष्टांत में देखनी होती है कि अगर दृष्टांत के अंदर दृष्टांत का डिस्पोजिटर, मतलब जिस प्लैनेट का डिस्पोजिटर यानी कि उनका राशि का नाथ दृष्टांत में फिर से सुनिए, दृष्टांत में बैठे हुए ग्रह का डिस्पोजिटर या राशि का नाथ अगर उसे D1 चार्ट के अंदर में उस ग्रह पे दृष्टि डाले तो वो ग्रह बहुत पावरफुल माना जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है कि सपोज शुक्र किसी जुपिटर के साइन में बैठ जाए दृष्टांत के अंदर, और यह शुक्र जो है D1 के अंदर या बर्थ चार्ट में इस पे गुरु की दृष्टि हो या गुरु पर शुक्र की दृष्टि हो, तो इसमें शुक्र को काफी बहुत बेनिफिशियल बना देगा, यानी बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट बन जाएगा, बहुत पावरफुल प्लैनेट बन जाएगा। और आपको मैंने बताया था मतलब ये एक बलवान ग्रह हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासुच, मतलब ग्रह जितना पावरफुल होता है ऋषि देव पाराशर ने कहा है उतना ही अच्छे फलित देता है, और दशाओं के अंदर विशेष तौर पर। तो ये ग्रह जो अपने डिस्पोजिटर D3 के डिस्पोजिटर से D1 में एस्पेक्टेड होगा, वो ग्रह अत्यंत पावरफुल प्रबल माना जाएगा
और ऐसे ग्रह के बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। तो इसमें जो शुक्र होगा, अगर शुक्र जो है गुरु की राशि में D3 में बैठा है, चाहे धनु में बैठा हो या मीन में बैठा हो, D3 में और D1 कुंडली के अंदर में शुक्र गुरु को देखे या गुरु शुक्र को देखे, इस तरह की स्थितियों के अंदर यह ग्रह बहुत पावरफुल हो जाएगा। और पावरफुल होने की वजह से इस ग्रह में एम्पावरमेंट आ जाती है और इस ग्रह से व्यक्ति को काफी बड़ी सफलता मिलती है। और गुरु के जो एक्शन होंगे, अपने राशियों के जो स्वामित्व होगा, उसके अपने कारकत्व होंगे, उनके बहुत अच्छे फलीभूत होते हैं। और वैसे वर्षा इसी प्रकार से शुक्र के बहुत अच्छे फलीभूत होंगे, उसकी जो जीवन की राशियां हैं उनके कारकत्व और शुक्र के अपने पर्सनल कारकत्व में। अब इसके बाद मैंने आपको बताया है इसमें कि जो आपके बुध और गुरु हैं वो सात्विक ग्रह माने जाते हैं, और मंगल, शनि, राहु और केतु तामसिक ग्रह हैं। सूर्य और शुक्र जो राजसिक ग्रह हैं, और चंद्रमा तामसिक हैं या राजसिक हैं, ये पक्ष बल से पता चलता है। अगर वो पक्ष बलहीन होते हैं तो वो तामसिक माने जाते हैं, और अगर वो पक्ष बली होते हैं तो राजसिक माने जाते हैं। अब ये मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दी है, जो देशकांड का जो राशि तत्व के हिसाब से जो देशकांड का बनता है वो मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है, ताकि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक को किस तरीके से आप देखते हैं। तो आपको ये देखने की यहाँ मैंने इसका एक अब्रिज फॉर्म में इसमें लिखा है कि मूवेबल साइन का पहला देशकांड, फिक्स साइन का दूसरा देशकांड और द्विस्वभाव राशियों का तीसरा देशकांड सात्विक देशकांड है। द्विस्वभाव राशियों का पहला देशकांड मैंने आपको MDF बताया था, तो ड्यूअल साइन का पहला देशकांड, मूवेबल साइन का दूसरा देशकांड और फिक्स साइन का तीसरा देशकांड राजसिक देशकांड है। इसके बाद आता है फिक्स साइन का पहला देशकांड, फिक्स के बाद ड्यूअल आता है, तो ड्यूअल का दूसरा देशकांड और मूवेबल साइन का तीसरा देशकांड तामसिक देशकांड कहे जाते हैं। जब लगन का स्वामी और पंचम का स्वामी सेम उसके गुण होते हैं देशकांड क्लासिफिकेशन में, यानी लगन का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी या तो सात्विक देशकांड के दोनों हों, या राजसिक देशकांड के हों, या तामसिक देशकांड के हों, तो इन ग्रह इस तरह की सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों के अनुसार इस जीवन और पूर्व जन्म के जीवन में कोई अंतर नहीं दिखाते। मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई इस जन्म में कसाई है, बूचर है, और उसका तामसिक देशकांड का प्रथम और पंचम का है, तो पूर्व जन्म में भी वो कसाई था। अब आप समझिए, अगर प्रथम और पंचम देशकांड के दोनों के ही सत्व गुण हैं, सात्विक देशकांड के हैं, और इस जन्म में व्यक्ति शिक्षण का काम कर रहा है, शिक्षक है, प्रथम और पंचम के स्वामी भी सात्विक, दोनों ही सात्विक देशकांड के हैं, तो उसका मतलब पिछले जीवन के अंदर भी वो शिक्षण का काम कर रहा है, शिक्षक का। अब आपको बात समझ में आ गई? अगर वो राजा का पदाधिकारी है जीवन में, और प्रथम और पंचम का जो स्वामी है राजसिक देशकांड का है, तो उसका मतलब पूर्व जन्म में भी वो राजा का ही अधिकारी था। अच्छा, अब आपको ये देखना होता है जो लॉर्ड ऑफ, इसमें द्वितीय भाव जो कि वेल्थ का भाव है, छठा भाव जो आपके जॉब का भी है, आपके प्रयत्नों का भी है, राइवल्स कॉम्पिटिटर्स का भी है, और जो 11वां जो आपके लाभ का है, इन तीनों को देखा जाता है, 2, 6 एंड 11 को देखा जाता है। अगर वो राजसिक देशकांड के होते हैं तो व्यक्ति को काफी धनाढ्य बनाते हैं। अब इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी आप कुंडलियों को देखेंगे तो उन कुंडलियों में, कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुकेश अंबानी की कुंडली भी आपके सामने पेश करूं, लेकिन अब वही वाली बात है कि सुनील जी ने कहा था पहले उसमें डेमो क्लास में कि जो ये बड़े लोग हैं इनके उसमें कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, ये अपने जोशी को बोलते हैं, नहीं बताते, तो उस तरह से क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुकेश अंबानी की जो हॉरोस्कोप है उसको देखिए। फॉरेन के साथ में तो ये बात नहीं लागू होती, क्योंकि फॉरेन में एक्चुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़ी पंक्चुअलिटी वाले होते हैं,
और वो टाइम जो है, चूंकि वो वीडियोग्राफ्ट होती है डिलीवरी, वो हॉस्पिटल अपने आप को ऑन द सेफर साइड रखने के लिए डिलीवरीज को ज़्यादातर वीडियोग्राफ करते हैं। तो फॉरेन के जितने भी लोग हैं, जिनकी फॉरेन कंट्रीज में जिनकी वजह, चाहे जो बाइडन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी हो, इन लोगों की बर्थ डिटेल्स आपको करेक्ट मिलेंगी, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो फजिंग नहीं करते हैं और बहुत पर्टिकुलर होते हैं डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पे हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल्स में हर चीज़ जो है टाइम बाउंड होती है। देखिए, आप में से बैकग्राउंड में किसी के शोर आ रहा है, आप लोग सभी लोग म्यूट कर लें, और बाद में जब आपने प्रश्न पूछना होगा तब आप ऑन कीजिएगा। अब इसी प्रकार से अधिकांश ग्रह, अगर मेजोरिटी प्लैनेट अगर सात्विक दृष्टिकोण के होते हैं, तो व्यक्ति को काफी आध्यात्मिक बनाते हैं, उसे काफी विद्वान बनाते हैं, वो किसी धार्मिक संस्था का लीडर बनता है, और वो व्यक्ति जो है मटेरियल और वर्ल्डली लाइफ से डिटैचमेंट फील करता है, यानी कि वो सांसारिक चीजों से उसका मोह खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोबॉन्ड्स। कोबॉन्ड्स भी बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं, यानी कि छोटे भाई बहन। अगर इसमें D1 का जो अगर स्ट्रॉन्ग लगन होता है, तो उसका लगन अगर काफी सुदृढ़ होता है, लगन उसका तो कोबॉन्ड्स को बताता है, यानी कि सिबलिंग्स को बताता है। उसका लगन या उसका स्वामी अगर अनडिग्निफाइड होता है, यानी कि वो बैडली प्लेस्ड होता है, दुख भावों में होता है, तो वो डिनायल्स दिखाता है भाई बहनों का। इसमें अगर कोई अच्छा योग अगर कुंडली के अंदर होता है D3 में, तो काफी ज्यादा भाई बहनों को बताता है। इसमें अगर एक राजयोग होता है कुंडली के अंदर D3 के अंदर, तो वो राजयोग जो है हाईली प्लेस को बॉन्ड्स को बताते हैं, यानी कि ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ सिबलिंग्स को बताते हैं। और अगर कुंडली के अंदर D3 में तीसरा भाव या तीसरे का स्वामी अगर अच्छा ना बैठा हो, यानी कि दुख स्थानों में बैठा हो या D1 के दुख स्थानों में बैठा हो, तो फिर वो क्या होगा कि यंगर सिबलिंग्स को डिनाई करेगा। एल्डर सिबलिंग का डिनायल जो है वो 11th हाउस से, 11th के लॉर्ड से देखते हैं। अगर मेलिफिसेंस में होता है, यानी अगर वो पाप प्रभावों के अंदर होता है, या उसकी अच्छी अगर स्थितियां नहीं होती, पाप कर्तरी वगैरह होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है, या नैसर्गिक पाप ग्रहों के प्रभाव में, इसको पूरे वर्ड को नैसर्गिक पाप ग्रह बोलते हैं, उनके प्रभाव में हो। आपको मालूम है, आप बेसिक और एडवांस के कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर वो एल्डरली सिबलिंग को डिनाई करेगा। ये चूंकि जो आपके हमारे जो भाई बहन होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का एक ऋणानुबंधन है और कर्मों का हवाले से ये निकलते हैं, इसीलिए ये हमें बाइंड करते हैं, यानी कि हम इनके साथ में सुदृढ़ संबंधों के साथ में रहते हैं इस जिंदगी के अंदर, और एक परिवार के रूप में रहते हैं। तो इसमें जो लॉर्ड होता है 3rd एंड 11th का, और इसमें कारक ग्रह है, मंगल और गुरु है, और जो 3rd एंड 11th हाउस होते हैं, इनका बहुत मेजर रोल होता है। इनको आपको स्टडी करना होता है। इनकी बेनिफिसेंस होने पर भाई बहनों का इस तरह का सुख मिलता है और उनसे सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर ये डिग्निफाइड होते हैं तो ये बहुत अच्छी बाइंडिंग क्रिएट करते हैं। देखिए, जो पिछली दशा की क्लास में मैंने डिग्निफाइड वर्ड को एक्सप्लेन किया था, इस वर्ड का बार बार प्रयोग होगा, तो इस वर्ड को आप समझने की कोशिश करें। कौन सा ग्रह डिग्निफाइड माना जाता है? ऐसा ग्रह जो शुभ भावों में होता है और शुभ राशियों में होता है। यानी शुभ भाव कौन से हैं? त्रिकोण के हैं, केंद्र के हैं। इसी प्रकार से जैसे लाभ का भाव है, फिर जो है सेकेंड हाउस है, फिर 3rd हाउस है। और जो दुख स्थानों में अगर बैठा है तो अनडिग्निफाइड माना जाएगा। उसी प्रकार से इनडिग्निफाइड वो कब और माना जाता है? जब वो पाप ग्रहों के साथ युति में होता है, पाप प्रभाव में होते हैं। जब वो शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, शुभ युति में होते हैं, शुभ दृष्टि में होते हैं, तो डिग्निफाइड माने जाते हैं। एक तो शुभ भावों पे बैठना, दूसरा शुभ राशियों में। अब शुभ राशियों में ग्रह कब होता है? जब वो अपनी उच्च की राशि में होता है, मूल त्रिकोण की राशि में होता है, स्वराशि में होता है, मित्र की राशि में होता है। और जब वो डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है, या
एनिमी साइन में होता है, यानी कि शत्रु की राशि में होता है, तो ऐसा जो ग्रह है वो अनडिग्निफाइड हो जाता है। तो ये वर्ड का डिग्निफाइड का बार बार यूज होगा, तो चूंकि हमारे दशा की क्लास के लोगों को तो इसको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली, वो तुरंत समझ जाएंगे कि डिग्निफाइड कब होता है और अनडिग्निफाइड कब होगा। लेकिन आप जो नए लोग हैं उसको अब आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 21 है कि तीसरे हाउस से जो है आपका इमीडिएट जो यंगर कोबॉर्न होगा, यानी कि आपका जो इमीडिएट सिबलिंग होगा, आपसे छोटा भाई या बहन होगा, वो थर्ड हाउस से आता है। और 11वें भाव से जो आपका इमीडिएट आपसे बड़ा है वो आता है। फिर थर्ड से थर्ड यानी पंचम से आपका छोटे से फिर उसका भी छोटा, और 11वें से 11वें का मतलब हो गया कि बड़े से और बड़ा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। तो लगन का जो देशकांड का जो लगन है वो कोबॉन्ड्स के लिए, यानी कि इस तरह से जो आपके सिबलिंग्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिंक अगर आपने इसमें करना है कोबॉन्ड्स का कि मतलब सिबलिंग्स कैसे होंगे, तो D3 वर्गा चार्ट के अंदर आप किस तरह देखते हैं कि थर्ड लॉर्ड जो बड़े भाई का जो तीसरा भाव देशकांड का भाव है उसका जो स्वामी है वो छोटे के 11वें के लॉर्ड के स्वामी से या 11वें भाव से संबंधित होना चाहिए। ये जेनेटिक लिंक को बताता है। आप फिर से समझिएगा, जैसे एक माँ के दो बच्चे हैं, बायोलॉजिकल मदर एक होनी चाहिए। अब आपने जेनेटिक लिंक निकालना है, डीएनए लिंक निकालना है, तो आप एक मतलब कोई गोद लिया हुआ बच्चा नहीं, दूसरी माँ का नहीं, उसी बायोलॉजिकल मदर के दो बच्चे, बड़े भाई के देशकांड के तृतीय भाव और तृतीय का स्वामी, उसका संबंध छोटे भाई के या छोटी बहन के 11वें के स्वामी या 11वें भाव से संबंध होना चाहिए। अब आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में दो भाइयों के या दो बड़े भाई या बहन के इनकी कुंडलियों को भी आप देख सकते हैं। इससे आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, जहां आपका बर्थ टाइम में बहुत बड़ा कोई इस तरह की कवायद करने की जरूरत पड़ रही हो कि आपको ना समझ में आ रहा हो और आपको लगता हो कि तब आपने दोनों की कुंडलियों को, बड़े की छोटी की साथ में बना के देखना चाहिए। बड़े भाई का थर्ड, यानी बड़े भाई का थर्ड का मतलब उससे छोटा, और छोटे भाई का 11, ये भाव आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। चाहे लॉर्ड्स इनके दोनों की चार्ट्स में कनेक्टिविटी को वो शो करें। मतलब आपने जो है छोटे के 11th हाउस का और 11th के लॉर्ड को देखना है। तो 11th में पढ़ने वाली राशि या और 11th का लॉर्ड जो है वो कनेक्शन शो करेगा बड़े के थर्ड हाउस में पढ़ने वाली राशि और उसके स्वामी से। और ये जब तक कनेक्शन नहीं शो करेगा तब तक आपको इसको घुमाना है, ये कनेक्ट होना चाहिए, तभी टाइम का रेक्टिफिकेशन होता है। बहरहाल बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में मैं आपको दोबारा इस बात को बता दूंगा। और सेकंड पॉइंट होता है, जो इसी बात को मैं बता चुका हूं कि जो 11th है, 11th लॉर्ड है यंगर का, वो, हाँ इसमें एक चीज और भी है, देशकांड के लगन से मैं जिस चीज को भूल गया था, देशकांड चूंकि भाई बहन का चार्ट है, या तो वो लगन से संबंधित होगा या बड़े के कुंडली का जो 11th लॉर्ड, छोटे की कुंडली का 11th लॉर्ड जो उसके बड़े भाई को बताता है, वो उसका जो संबंध होगा वो संबंध लगन या थर्ड हाउस या उनके लॉर्ड्स के साथ में इमीडिएट एल्डर कोबॉर्न के साथ में होगा, उससे जो बड़ा होगा। मतलब छोटे भाई से बड़ा जो होगा इमीडिएट, उसके तीसरे हाउस और उसके स्वामी से और लगन से, इन तीनों में से एक से कनेक्टेड होना चाहिए देशकांड चार्ट में, बड़े जो इमीडिएट बड़ा है उसका। तो आप समझ गए कि इमीडिएट बड़े के केस में क्या है थर्ड, और इमीडिएट छोटे के केस में क्या है 11th। इनकी कनेक्टिविटी जो है दूसरे के चार्ट के देशकांड के स्वामी से, देशकांड के लगन से, अथवा एप्रोप्रिएट जो भाव आता है, एल्डर के केस में यंगर सिबलिंग आएगा, थर्ड से आएगा। एप्रोप्रिएट क्या है, यंगर के केस में एल्डर सिबलिंग आ गया, 11th से आया।
तो इनकी आपस में कनेक्टिविटी होने से ही एक बायोलॉजिकल माँ से पैदा हुए जो भाई होते हैं, बहन होते हैं, रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनकी डीएनए कनेक्टिविटी दिखाई पड़ती है। और इसके बाद है जेंडर ऑफ सिबलिंग्स। तो इसमें जेंडर का कैसे पता चलता है? जो मेल प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, मंगल है, गुरु है, राहु, अगर किसी मेल प्लैनेट के साथ में अगर युति बनाता है तो ये मेल प्लैनेट्स में आ जाता है। और फीमेल प्लैनेट्स कौन से हैं? चंद्र है, शुक्र है, शनि है, केतु है, या कोई भी ग्रह अगर नीच का है तो वो फिर फीमेल में आ जाता है। बुध जो है वो अपने मेल और फीमेल इस बात पे निर्भर करता है कि ऑड साइन जो है मेल राशि है, अगर ऑड साइन में बैठेगा तो मेल होगा, या अगर वो युति बनाता होगा किसी मेल प्लैनेट के साथ तो बुध भी मेल प्लैनेट बन जाता है। इस प्रकार से इनके द्वारा आपको नंबर ऑफ सिबलिंग्स की जो जेंडर है उसको आप देख पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना लंबे अनुभव के बावजूद इसमें मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ। उसका कारण है, कई बार क्या होता है कि कोई आप देखते हैं कि कई बार मिसकैरेज हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलते। तो इसमें थोड़ा ये प्रश्न को इतना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण नहीं है इसका। नॉर्मली आप जो है, लेकिन फिर भी आप FFQ करके फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन से एक अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए। इससे आपको जो है चीज़ों की समझ एक डेवलप हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि देश काल पात्र के अनुसार अब चूंकि सिबलिंग्स की संख्या धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। एक जमाने पे जो है 17 होते थे। मैंने आपको बताया था मेरे नाना जी के ही 17 बच्चे हुए थे। तो कहने का मतलब है कि पहले में अब में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब तो सभी के 2 बच्चे होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में कल एक बच्चे से ही खुश हो जाएगी। अब तो मैं कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो सरोगेसी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया है कि दोनों पति पत्नी के कामकाजी होने की वजह से वो सरोगेसी की काम की बात करते हैं। तो सरकार ने भी जो है वो उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि आप सरोगेसी जो है सिर्फ एक कोई आप करीबी रिश्तेदार है तो वही सरोगेट बन सकता है। पहले प्रोफेशनल्स इसमें बहुत आगे थे। अच्छा, अब इसके बाद जो है जो डिफरेंट प्लैनेट्स जब देशकांड के स्वामी बनते हैं तो उससे संबंधित क्या असर मिलते हैं उसके बारे में बता। इसके पहले मैं थोड़ा एक गिलास पानी लेके आता हूँ, पानी रखना भूल गया।
जी सॉरी, पिछले 2-3 दिन से डोलो 650 खाने की वजह से बहुत गला सूख रहा है। अच्छा जी, आजकल वैसे मौसम चेंज हो रहा है बहुत। हमारे जान पहचान में भी कई लोगों को जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़ा एक नॉर्मल सा ही चल रहा है। किसी ने कुछ पूछना हो? सर नमस्कार। हाँ बोलिए। सर नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ पूछना हो बताइए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए था। अरे बताइए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो, हाँ विश्वनाथ साहब बोलिए। सर वो छोटे और बड़े भाई का या बड़ी बहन का जो रिलेशन है वो मतलब एक का जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो कनेक्ट होना चाहिए दूसरे के लग्न से या 3rd हाउस से। नहीं, आप जैसे इसको थोड़ा सा ना इस पे सोचिएगा। जैसे छोटे की कुंडली में आप क्या देखेंगे बड़े भाई के लिए? 11th। बड़े की कुंडली में आप क्या देखेंगे? 3rd हाउस छोटे के लिए। तो ये जो 3rd है बड़े की कुंडली का, वो छोटे की कुंडली के लगन के स्वामी से या 11th के लॉर्ड से या 11th हाउस से या लगन से संबंधित होना चाहिए, उसका एक संबंध बनना चाहिए। उसी प्रकार से बड़े की कुंडली का 3rd का लॉर्ड छोटे की कुंडली के लगन से या 11th से संबंधित होना चाहिए। और उल्टा अगर आप करेंगे तो मतलब उसी को मैं आपको समझा चुका हूं कि आपने छोटे का देखा तो छोटे का 11th लॉर्ड जो है बड़े की कुंडली के 3rd से या लगन से या उनके स्वामियों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। तब ये, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बायोलॉजिकल सेम मदर के ऊपर आधारित है। हाँ, जेनेटिकली सेम होने चाहिए। जी। अब जैसे दृष्कांड का लगन का स्वामी अगर सूर्य होता है तो ऐसा व्यक्ति काफी वीर बहादुर होता है, उसे ऑपोजिट जेंडर के द्वारा अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, उसका वो काफी कुशल, अपने कार्यों में कुशलता होती है उसको, लेकिन उसे थोड़े एडिक्शंस भी होते हैं। सूर्य दृष्कांड का लॉर्ड होता है यानी लियो दृष्कांड होता है तो, लेकिन उसे किसी ना किसी तरह के एडिक्शंस होते हैं। वो एडिक्शंस चाहे उसको तो गेम खेलने का हो, चाहे उसको एडिक्शन जो है उसको ताश का हो या स्पेकुलेशंस का हो, शेयर मार्केट का हो, या उसको एडिक्शन जो है मैरिजुआना का हो, स्मैक का हो, या अल्कोहल का हो, सिगरेट का हो, टोबैको का हो, कोई एडिक्शन होगा। वो सूर्य जब दृष्कांड का स्वामी होता है तो ऐसा व्यक्ति काफी खाने की आदत होती है, और साथ में वो स्पेकुलेटिव गेम्स जैसे सट्टे बाजारी में, इन सब में उसका इंटरेस्ट होता है, या लॉटरी खरीदने में। वो दयालु हृदय तो होता है, और लेकिन जो धार्मिक लोग होते हैं और जो मर्यादित लोग होते हैं उनके प्रति उसके मन में कुछ दुर्भावनाएं भी होती हैं। और वो कई बार जो है इस तरह के जो सेंटली लोग होते हैं या धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनको हार्म या ह्यूमिलिएट करने की कोशिश भी करता है, नुकसान पहुंचाने की। अब दूसरा है चंद्रमा अगर दृष्कांड का स्वामी है, यानी कि कर्क का दृष्कांड है किसी का, तो आप जानते ही हैं कि कर्क का दृष्कांड किसका हो सकता है? जिसका लगन या तो कर्क का हो या जिसका लगन वृश्चिक का हो, क्योंकि त्रिकोणों से निकलता है, या जिसका लगन पाइसेस का हो। इन्हीं का हो सकता है कर्क का दृष्कांड, हर एक का तो नहीं हो सकता। सूर्य का दृष्कांड किसका हो सकता है? 159 राशियों के हो सकता है, क्योंकि दृष्कांड हमेशा त्रिकोणों से निकलता है। तो इसका जो स्वामी है चंद्रमा अगर होगा तो वो चंद्रमा आदमी को काफी सुंदर बनाता है, लुभावना उसका चेहरा देता है, उसे फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट देता है, यानी कि उसको ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक में
उसको इन सब का इंटरेस्ट होता है कुकिंग में, जैसे जो जो चीजें चंद्रमा से आती हैं वो काफी मर्यादित होता है वो, लेकिन काफी बोलने वाला होता है, धनाढ्य होता है, सद्गुणी होता है, वो व्यापार करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, यानी कि उसको ट्रेड ऑफ द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आती, उसे दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा वो प्यार उसे मिलता है, इज्जत मिलती है। चंद्रमा अगर कमजोर होता है D1 चार्ट में या D3 चार्ट में तो ऐसे व्यक्ति को क्रॉनिक बीमारियां हो जाती हैं। मंगल अगर दृष्कांत का स्वामी होगा तो मंगल कब तो होगा दृष्कांत का स्वामी 159 राशियों में और 4, 8, 12 में भी मंगल हो सकता है दृष्कांत का स्वामी, क्योंकि वृश्चिक का दृष्कांत बन सकता है। तो इन 2 केसेस में मंगल दृष्कांत का स्वामी हो सकता है। तो इसमें जो जातक होता है वो थोड़ा क्रूर प्रकृति का होता है, गुस्सैल होता है, कुछ कुटिल होता है, कई बार वो जो है इलॉजिकल बात करता है, मतलब लॉजिक वाली बातें नहीं होती, मतलब उतना नीति संगत बातें नहीं करता है, उसे चोट लगने का खतरा बनता है, उसे उसकी पत्नी या उसके भाई के लॉस का सफर करना पड़ता है और वो आधीनस्थ काम करता है लोगों के। कई बार वो बहुत डल स्वभाव अपना शो करता है, यानी कि डल हेडेड होता है कि चीजों को सीखने में समझने में उसको कठिनाई होती है, वो नीति की बातों को या रैशनल की बातों को नहीं समझ पाता अच्छी तरह से, या रीजनिंग को नहीं समझ पाता, कई बार वो इलॉजिकल हो जाता है, लॉजिक को नहीं फॉलो करता और उसके स्वभाव को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। माता पिता गुरु इन सब के द्वारा सिखाने पे, टीचिंग देने पे, उन सब पे भी ये दिखाई पड़ता है कि उस व्यक्ति के प्रवृत्ति को, प्रकृति को नहीं बदला जा सकता, यानी कि इनकॉरिजिबल होता है। इनकॉरिजिबल ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसके स्वभाव को, आदतों को आप ना बदल सके। बुध अगर दृष्कांत का स्वामी होता है तो बुध दृष्कांत का स्वामी कब होगा? ये एरी साइन में 3, 7, 11 के अगर लगन होंगे या 2, 6, 10 का लगन होगा तब कन्या का दृष्कांत बन सकता है। 3, 7, 11 में मिथुन का दृष्कांत बन सकता है। तो जब बुध दृष्कांत का स्वामी होता है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, यानी कि उसकी IQ अच्छी होती है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, वैसा व्यक्ति जो है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, यानी स्ट्रांग होता है, यानी ऐसा आदमी जो है, ऐसे आदमी के अंदर क्षमताएं होती हैं और वो शांत प्रकृति का होता है। वो जो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में उसका मन लगता है, उसे राजा के द्वारा उसको आदर दिया जाता है, वो काफी झुकाव की प्रवृत्ति का होता है, झुका हुआ होता है और वो धार्मिक होता है, मतलब काफी मर्यादित व्यक्तित्व का होता है, मेहनती होता है, उसे विद्वानों की, लब्ध प्रतिष्ठ और मर्यादित लोगों की, सद्गुणी लोगों की सोबत से या उनकी संगत उसे भाती है, लेकिन उसका जो एक डिटैचमेंट भी होता है वर्ल्डली कंफर्ट से, यानी वो इंडिफरेंट होता है वर्ल्डली कंफर्ट्स एंड मटेरियल लाइफ के प्रति। गुरु अगर दृष्कांत के स्वामी होंगे तो गुरु कब हो सकते हैं दृष्कांत के स्वामी? जब 4, 8, 12 का D1 का लगन हो तो पाइसेस दृष्कांत बन सकता है, या 159 का लगन हो तब भी धनु का दृष्कांत बन सकता है। तो गुरु अगर दृष्कांत के स्वामी होते हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो निरोगी काया होती है। लेकिन अगर गुरु अगर D1 चार्ट के अंदर एफ्लिक्शन में हो, यानी अनडिग्निफाइड हो, या गुरु पे कोई पाप प्रभाव पड़ते हो, तब ये बात उस पर लागू नहीं होगी। वो बुद्धि से बुद्धिजीवी वर्ग को बिलोंग करता हो, इंटेलेक्चुअल होगा, सुंदर होगा देखने में, उसकी आयु का अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति उदार प्रकृति का होता है, सद्गुणी होता है, बहुत शांत प्रिय होता है और शांत प्रिय जीवन जीता है, मतलब वो अधीर नहीं होता, शांत होता है, उसको दर्शन शास्त्र में उसका इंटरेस्ट होता है, वो ऐसी चीजों को पढ़ना चाहता है
जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति झुकाव की प्रवृत्ति का होता है, मतलब झुके हुए दूसरों को सम्मान देने वाला प्रवृत्ति का होता है। वो जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, मर्यादित प्रवृत्ति का होता है, धनाढ्य होता है और अच्छा उसका मॉरल कैरेक्टर अच्छा होता है, यानी उसके वो मर्यादाओं को मानता है। दूसरे एक सुंदर और सद्गुणी और मर्यादित अच्छे स्वभाव वाली पत्नी का भी योग बनता है। शुक्र अगर दृष्कांड का स्वामी होगा तो शुक्र कब होगा, क्योंकि त्रिकोणों से निकलता है, तो ये 2 6 10 लगन होंगे किसी के, तब वो 2 नंबर का दृष्कांड हो सकता है, या 3 7 11 का लगन होगा वायु तत्व का, तब 7 नंबर का दृष्कांड हो सकता है। तो शुक्र अगर दृष्कांड का स्वामी होगा तो ऐसा व्यक्ति देखने में काफी लुभावना होता है या सुंदर होता है, विद्वान होता है, बुद्धिजीवी होता है यानी कि बुद्धिमान होता है, उदार प्रकृति का होता है, दूसरों के प्रति उदारता दिखाता है, वो दूसरों के प्रति सोचने वाला होता है, उनके प्रति सिंपैथी सहानुभूति रखता है, दूसरों को मदद करता है, सरकार से उसको सहयोग प्राप्त होता है, उसे इस तरह की चीजों का योग बनता है, जैसे कि हीरे जवाहरात वगैरह का सुंदर उसको अच्छी पत्नी और अच्छे लब्ध प्रतिष्ठित मर्यादित जीवन जीने वाले बच्चों का योग बनता है। वो काफी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, शांति प्रिय होता है, धार्मिक होता है और खुले विचारों का होता है। वो लोगों को प्यार करता है और उनकी मदद करता है जब उनको मदद की आवश्यकता हो। जैसे वो जा रहा होगा, अगर उसने देखा कोई एक्सीडेंट विक्टिम है तो वो बाकी लोगों की तरफ से वहां से भागेगा नहीं, उसको अस्पताल पहुंचाएगा। शनि अगर दृष्कांड का स्वामी होता है तो शनि कब होगा, जब 2 6 10 लगन होगा, तो त्रिकोणों से निकलता है तो मकर का दृष्कांड हो सकता है, या 3 7 11 होगा तो कुंभ का दृष्कांड हो सकता है। तो दृष्कांड का स्वामी अगर शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है क्रूर प्रकृति का होता है, लालची होता है, अमर्यादित होता है, कंजूस होता है, कठोर प्रकृति का होता है, झगड़ालू एग्रेसिव स्वभाव का होता है, यानी कि हिंसात्मक प्रवृत्तियों का होता है। ऐसे आदमी के अंदर दुर्गुण ज्यादा होते हैं, यानी सद्गुणी नहीं होता, उसको गुस्सा जल्दी आता है, वो दूसरों की चुगलखोरी करता है, गरीब होता है और उसको संतान का सुख नहीं प्राप्त होता। अब ये विदाउट एनी चिल्ड्रन को आप यूं समझिएगा, संतान सुख का ना प्राप्त होना। अगर संतान होगी भी तो संतान उसका फिर परवाह नहीं करेगी, उसके संबंध जो है वो इसमें जो अगर जो भी इसके अंदर खराबियां हैं, उन खराबियों में अगर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती हो तो जितनी भी नेगेटिव बातें इसमें लिखी गई हैं वो नेगेटिव बातें नहीं होती हैं, क्योंकि शुभ ग्रह उसको परिवर्तित कर देते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रेशकांड लगन अगर कोई शुभ ग्रह अगर बैठे या शुभ ग्रह का उस पर आस्पेक्ट हो या शुभ ग्रह उसको ओन करते हो रेशकांड के स्वामी को, तो आपने देखा कि बुध का जो दृष्कांड था वो अच्छा था, गुरु का दृष्कांड अच्छा था, शुक्र का दृष्कांड अच्छा था। बेनिफिक प्लैनेट का दृष्कांड को लगन को अगर ओन करते हो, यानी कि उसके स्वामी हो और वहां बैठे हो या उस पर एस्पेक्ट देते हो, तो जो जातक होता है उसे काफी नाम और यश की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सद्गुणी होता है, वो शक्तिशाली होता है और महत्वाकांक्षी होता है और काफी गर्मजोशी के साथ में कुशल वर्कर होता है। मतलब गर्मजोशी से मतलब है यहाँ पे जो भी जतन या प्रयत्न वो करता है स्किल्ड एरियाज में, उसके अंदर वो काफी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, यानी कि उसमें पूरी गर्माहट के साथ, मतलब उसमें गर्मजोशी के साथ में काम करेगा। 31 पॉइंट है कि दृष्कांड के लगन का स्वामी अगर उच्च का है, अपने ही स्वयं के साइन में बैठा है या मित्र के साइन में बैठा है या शुभ भावों में बैठा हो,
उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो अथवा ऐसा, और उस पे जो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, इनमें से कुछ भी हो, तो जो जातक है वो काफी खुशी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है, धनाढ्य होता है, उसे राज समाज के अंदर काफी लब्ध प्रतिष्ठ होता है, उसको सम्मान प्राप्त होता है, राजा से उसे सम्मान प्राप्त होता है। अब यहीं इसके उल्टे दृष्कांड का जो स्वामी है, इसे मैं बाद में चेंज कर दूंगा, इसमें 32 और 38 पॉइंट जो है एक ही आ गया है, तो मैंने देखा था बाद में, तो मैं जब आपको भेजूंगा तो उसमें मैं करेक्शन करके भेजूंगा। तो कोई बात नहीं, हम इस पॉइंट को 2 बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा याद, अच्छी तरह याद हो जाएगा, लेकिन नोट्स में से मैं इसको हटा दूंगा। 32 और 38 पॉइंट एक हो गया। दृष्कांड का जो लगन है और लगन का जो स्वामी है, अगर वो पाप दृष्टियों में हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को भीरू प्रकृति का बनाता है, यानी टिमिड बनाता है, उसे कमजोर, साहसी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कमजोर होता है, निराशावादी होता है, गरीब होता है, ऐसा व्यक्ति कुशल कारीगर नहीं होता, लेजी होता है, आलसी होता है, वो बहुत ज्यादा उसे प्रसन्नता। मैं आज प्रश्न के लिए बहुत लंबा नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि मैंने वैसे डोलो 650 खाई है, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ अब मुझे सिर दर्द शुरू हो गया है, लेकिन मैं इसको अपने टेम्पलेट को पूरा करके क्लास को समाप्त करूंगा। बीच में थोड़ा, जिस समय मैं बीच में रिलीफ लूंगा तो उस समय कोई प्रश्न का उत्तर दूंगा। नहीं, कोई नहीं सर, आप अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं सर। स्वास्थ्य हम तो कल सीख लेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसको कंप्लीट, असल में क्या है ना जगदीश नारायण साहब, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मैं ना प्रतिदिन भी मैं बोझ के साथ में जीता हुआ सो नहीं पाता, तो मेरे पास में बोझ रहेगा कि ये टेम्पलेट में कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, 38 पॉइंट्स हैं, 32 पे हम पहुंच गए हैं, 6 पॉइंट और रह गए हैं, तो कहने का मतलब है कि इसको समाप्त कर लेते हैं। तो आज का काम आज पे समाप्त हो जाएगा, तो बैंक के अधिकारी की तरह कैश की टैली हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सुख शांति से अच्छी तरह नींद निकालूंगा तो कल ठीक हो जाऊंगा। आज देखिए माँ सरस्वती की इतनी कृपा थी, सुबह मुझे बड़ा डाउट था कि मैं क्लास ले पाऊंगा, लेकिन मतलब जिसे कहना चाहिए माइल्स टू गो वाली बात है कि उसमें ऐसे हार मानने से तो फिर हम कहीं पहुंच नहीं पाते। तो माता शारदा का एक आशीर्वाद रहा। पिछला 2-3 दिन मेरे काफी खराब हुए कमजोरी की वजह से, पर आज मैं अपने आप को सुदृढ़ पा रहा था। सर ऑलरेडी 2 आवर्स हो गए आपको पढ़ाते हुए, सर आप प्लीज। एक्सर्ट मत करिए। हाँ, हम लोग ये 6 पॉइंट ही है, 6 पॉइंट है। सर हम रीड करके आ जाएंगे, हम लोग रीड कर लेंगे सर। एक मिनट, अजय कुंडली तो देख लें, एक कुंडली दिखा देते सर हैं। रेस्ट करिए, सर सर रेस्ट आप करिए, कल और अच्छे से रिफ्रेश। बहुत हो गया एग्रेशन, बहुत हो कल का गया। भी कैंसिल कर दीजिए। हाँ, सर आराम करिए। नहीं चलिए ठीक है। नहीं सर सर आफ्टर प्लीज, एक्सर्टिंग वो बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं, सर। नहीं, आपको नहीं अच्छा लगेगा सर। सर गुड नाइट, सर गुड नाइट, गुड नाइट जी, सर गुड नाइट, गुड नाइट। आप सभी लोगों को प्रणाम और आप सभी लोगों को हाँ जी। थैंक यू सो मच।